हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो हमारा ऑलरेडी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन चल रहा था। चैप्टर अच्छा खासा चैप्टर में कर लिया है। आज हमारा ये चैप्टर का लास्ट क्लास है और होप सो आज हमें ख़त्म भी कर देंगे। विद इन 1 आवर्स ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। शायद थोड़ा सा ऊपर चला जाए 1 आवर्स के, बट कोई नहीं, आज एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और सर 5 to 6 मार्क्स आपके, गारंटीड सर। 5 to 6 मार्क्स आपके। ऑब्जेक्टिव अलग से समझ लो, ठीक है सर। चलो सर, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है सर, लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। सर हमने कहाँ तक देख लिया था सर हमने देखा था सर सेक्शन 220 तक देखा था, जहाँ पे सीज होता था सर। सीज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड सीज ड्यूरिंग इंक्वायरी इंस्पेक्शन, दोनों अलग थिंग था, दोनों अलग मैटर था सर। इंक्वायरी इंस्पेक्शन में हमें स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर लेके आना पड़ता था, यहाँ इन्वेस्टिगेशन में कोई स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर लेके नहीं आना है। और सर चलो सर सेक्शन 221, ठीक है सर। सेक्शन 221 सर, ये सेक्शन क्या बोलता है? तो ये बोलता है फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी ड्यूरिंग इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। सर मतलब सर देखो, ये कंपनी थी जगदीश लिमिटेड। इसका क्या हुआ सर, 210 में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर आ गया। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर क्या हुआ सर, 210 में आ चुका है। अब इस कंपनी है ना सर, जगदीश लिमिटेड कंपनी का, मान लो डायरेक्टर्स थे सर। इनको लगा डायरेक्टर्स को कि यार कंपनी का इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर आ चुका है, क्या पता कंपनी फ्यूचर में जाके वाइंड अप हो जाए, बंद हो जाए, आईबीसी आ जाए कंपनी में, आईबीसी चल जाए, कंपनी बंद हो जाए फ्यूचर में। एक काम करते हैं ना, इनके पास खुफिया दिमाग आया। एक काम करते हैं ना, हम कंपनी के एसेट्स है ना, एसेट्स मान लो कंपनी के मशीन थे, कंपनी के बिल्डिंग थी, ये सबको बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, पता ही नहीं चलेगा। सारे पैसे लेके हम निकल जाएंगे, ऐसे भी फंस नहीं है। आगे जाके पता चला हमें पेनल्टी लगेगा तो हम इसके पैसे से क्या करेंगे, पेनल्टी चुका देंगे। इनके दिमाग में आया, इनके दिमाग में ये सब ख्याली पलाव बना कि काम करते हैं ना, एसेट्स को बेच देते हैं। ठीक है, तो सर ये सेक्शन यही बोलता है, फ्रीजिंग मतलब सर फ्रीज किसी चीज़ को बोलता है ना, मैंने बचपन में खेलते स्टैचू वाला वो वाला। तो फ्रीज करना क्या सर, एसेट्स, कंपनी के एसेट को क्या करना, फ्रीज करना। कब सर, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी। जब आपका इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रहा है ना, तब आपके कंपनी के एसेट को फ्रीज कर देंगे। क्यों सर, क्योंकि आप ये कर सकते हो ना सर, मतलब सेल कर सकते हो जो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है, या किसी प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ मेंबर है। मान लो किसी थर्ड पार्टी का आप एसेट लेके रखे हुए थे यहाँ पे फॉर सिक्योरिटी पर्पस, आप इसको सेल कर रहे हो, तो भाई गलत बात है ना, नहीं कर सकते सेल। ट्रांसफर सेल नहीं करती, इसलिए बोला कंपनी क्या करेगी, इसमें क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा आपका एसेट। जो भी आपका एसेट है ना, फ्रीज हो जाएगा। कब सर, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। सर वर्डिंग मेन सर इसमें ना, वर्डिंग सर कब सर क्वेश्चन आता है कब, व्हेन टू फ्रीज। सर फ्रीज कब होगा सर, मान लो कभी भी जब भी इंक्वायरी चालू हो तब फ्रीज हो जाएगा? नहीं सर, हमेशा इंक्वायरी चालू होगी, जरूरी नहीं एसेट आपका फ्रीज कर देगा। एसेट फ्रीज करना मतलब मान लो सर, कहते नहीं, ये टफ टास्क होता है एसेट फ्रीज करना किसी कंपनी का। मतलब एसेट को आप एक तरह से बोल दिए कि हाँ ये फ्रीज है, आप 3 साल तक इसमें कुछ नहीं कर सकते, 4 साल 5 साल जो भी है, टाइम पीरियड भी दे रखा है इसमें। ठीक है सर, सेक्शन को तोड़ते हैं अब हम इसको। देखो सर क्या बोला है, इन कनेक्शन। देखो सर यहाँ पे ना 3 सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे क्या हो सकता है, एसेट हमारा फ्रीज का ऑर्डर हो सकता है। देखो मैं लाइन पढ़ाऊंगा, मैं इसको बताऊंगा, एग्जांपल बताता हूँ, पहले लाइन समझो क्या है। इन कनेक्शन विथ इन्वेस्टिगेशन into affairs of company कौन सा ट्राइब्यूनल फ्रीज का एसेट्स का ऑर्डर देगा फ्रीज करने के लिए, याद रखना सर। इन कनेक्शन विथ इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है सर, जो भी कंपनी का फ्रीज चल रहा है ना, ट्राइब्यूनल सर, कौन सा ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, ट्राइब्यूनल इम्पोज कर सकता है, क्या सर, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। सीजी नहीं सर, ट्राइब्यूनल। अब ये ट्राइब्यूनल रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ना, इसके पास जाने के लिए ना सर तीन ट्रिगर पॉइंट्स है। अब देखो सर, इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी, ट्राइब्यूनल कौन सा, याद रखना सर, ट्राइब्यूनल फ्रीजिंग का ऑर्डर देगा, ट्राइब्यूनल देगा। मेक इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन ऑन क्या
ऑन ट्रांसफ़र, ना आप किसी एसेट को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना रिमूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरा जगह नहीं ले आ सकते एसेट को। कंपनी में रखा है तो कंपनी में रहने दो सर, रिमूव नहीं कर सकते कंपनी में एसेट्स को, ठीक है सर। और डिस्पोज, मतलब सेल वेल करके कंपनी के पैसे को आप रिकवरी नहीं कर सकते किसी एसेट में। कौन सा, डायरेक्टर या कोई भी। डिस्पोज ऑफ एसेट, देखो इतना लाइन लिखा है ना सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक। अभी मतलब चलो देखो नॉर्मली देखा जाए तो कंपनी ये कर सकती है, ऐसा नहीं है कंपनी कोई एसेट को सेल नहीं कर सकती है। भाई तुम 3 साल 5 साल जो भी एसेट को फ्रीज कर रहे हो, पागल हो। कंपनी को जॉब पड़ा पैसा, कंपनी सेल कर सकती है एसेट को। बट यहीं तक नहीं रुका, इस सेक्शन में और क्या बोला, डिस्पोज ऑफ एसेट ऑफ ए कंपनी विच इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। मतलब तुम जो कर रहे हो ना सर वो गलत है, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। देखो नॉर्मल कोर्स बिजनेस ठीक है, बट तुम जो कर रहे हो ना वो फ्रॉड का कोई बिजनेस एसेट था, उसको तुम बेच रहे हो ना, और बेच रहे हो तो यहाँ पे प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट, जो कंपनी के इंटरेस्ट के अपोजिट जा रहा है सर वो चीज़। तुम नॉर्मल बिजनेस करते कंपनी के इंटरेस्ट के अपोजिट नहीं जाता तब तुम कर सकते हो, बट जो चीज़ तुम्हारा डिस्पोजल या ट्रांसफर बिजनेस एसेट कर रहे हो कंपनी के, वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी या कंपनी के मेंबर्स पे या क्रिएटर्स पे। तो सिंपल सी बात है सर, अगर तुम ट्रांसफर कर रहे हो एसेट को, रिमूव कर रहे हो एसेट को, सेल कर रहे हो एसेट को, कर सकते हो, बट अगर वो सेल प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी हो गया ना, कंपनी के खिलाफ चला गया ना सर वो सेल, या किसी मेंबर के खिलाफ जा गया ना अपोजिशन में, तब वो नहीं कर सकते। अब देखो सर क्या लिखा है, पूरा लाइन पढ़ो, ट्राइब्यूनल मेक इंपोज द रिस्ट्रिक्शन कौन करेगा, ट्राइब्यूनल। क्वेश्चन आता है सर एग्जाम में, ऑन ट्रांसफर रिमूवल एंड डिस्पोज ऑफ एसेट ऑफ ए कंपनी, यहां तक तो ठीक था, विच इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, जो कंपनी के खिलाफ जा रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाई, देखो ट्राइब्यूनल का तो ट्रिगर कर रहा है, ट्राइब्यूनल बंद कर रहा है उसको एप्लीकेशन को मूव करने के लिए, इंपोज रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, बट कब सर, जब ट्राइब्यूनल पास भी कोई एप्लीकेशन लेके जाएगा, ऑन एप्लीकेशन मेड बाई, ठीक है, ऑन एप्लीकेशन मेड बाई देखो पहला बोला है सीजी कैन मेक एप्लीकेशन टू एनसीएलटी, मतलब अगर सीजी अगर एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लेके जाएगा ना सर, सीजी कैन मेक एप्लीकेशन, पहला ट्रिगर पॉइंट सर, सीजी एप्लीकेशन लेके जाएगा एनसीएलटी के पास फॉर फ्रीजिंग ऑफ सच एसेट्स, कि सर ट्राइब्यूनल प्लीज इसके एसेट को ना फ्रीज कर दो, फ्रीज मतलब रोक दो, अभी एसेट में कुछ नहीं हो सकता ना, सेल डिस्पोज नहीं हो सकता, क्योंकि जो कंपनी में सेल डिस्पोज होगा ना सर, वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी होगा, खराब होगा, कंपनी के बिहाफ में नहीं जाएगा, कंपनी के अपोजिट में जाएगा या किसी मेंबर के अपोजिट में जाएगा, ठीक है सर। ना कि एसेट सर, फंड्स सर, प्रॉपर्टीज, इफ रीजनेबल ग्राउंड। अब देखो सीजी भी नहीं आ सकता पागल जैसा, उसके पास भी रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए ना सर, ठीक है, वही सेम चाहिए, इफ रीजनेबल ग्राउंड दैट एसेट ट्रांसफर इज लाइकली टू प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। सिंपल है सर, देखो मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे एक समझाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको, देखो सीजी क्या कर रहा है, सीजी जा रहा है कहाँ, ट्राइब्यूनल के पास, सीजी क्या ट्राइब्यूनल के पास, नॉक ट्राइब्यूनल यस सर, सीजी बोला एसेट को है ना फ्रीज कर दो, कंपनी के एसेट प्रॉपर्टीज को फ्रीज कर दो। ट्राइब्यूनल क्यों सर, तो हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड्स, हमें लग रहा है ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिले हुए हैं, अगर नहीं फ्रीज किया ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कहते हैं, एसेट को बेच सकते हैं, आप पता भी नहीं लगा पाओगे। तो सर किसके पास रीजनेबल ग्राउंड है, सीजी के पास, क्योंकि एप्लीकेशन लेके पहला ट्रिगर पॉइंट है एप्लीकेशन का, सीजी जा रहा है सर, किसके पास सर, ट्राइब्यूनल पास। तब ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, इंपोज कर सकता है, कैन मेक इंपोज द रिस्ट्रिक्शन। ट्राइब्यूनल डायरेक्ट नहीं कर रहा है, ट्राइब्यूनल पहले सीजी जा रहा है एप्लीकेशन लेकर ट्राइब्यूनल के पास, यहाँ सीजी इंपोज नहीं कर रहा है, ट्राइब्यूनल इंपोज कर रहा है, तो सीजी जा रहा है लेकर ट्राइब्यूनल पास। ट्राइब्यूनल बोल रहा है हाँ सर बताओ, सीजी बोल रहा है ये जो कंपनी में डिस्पोज होना है ये प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी होगा, रीजनेबल मेरे पास ग्राउंड्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग में मिले हुए थे, मुझे लगता है कि ये सब सारा प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग वाला है, प्लीज इसको ट्रांसफर मत होने तो, अदरवाइज हो गया ट्रांसफर तो पकड़ नहीं पाओगे और मनी रिकवरी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है सर। पहला ये समझ आया। अब यहाँ पे क्या कर सकता है, ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, इंपोज कर सकता है, फ्रीज कर सकता है, तो करना ट्राइब्यूनल को ही फ्रीज है, सीजी बस एप्लीकेशन लेके जा रहा है ट्राइब्यूनल के पास, ठीक है। सेकेंड हम क्या पढ़ रहे सर, हम पढ़ रहे कि ट्राइब्यूनल कब फ्रीज करेगा, तो हमने पहला देखा कि सीजी के एप्लीकेशंस के द्वारा ट्राइब्यूनल एसेट को फ्रीज कर सकता है, क्योंकि एसेट का फ्रीज मतलब सब डिस्पोज नहीं हो सकता, रिमूव नहीं हो सकता,
और ऐसा नहीं है कि फ्रीज होगा ही होगा, बट जब एसेट का जो सेल डिस्पोज है ना वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी हो जाएगा, इसलिए फ्रीज कर रख दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत पहले मिले हुए थे, हो सकता है कि हम नहीं फ्रीज किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भेज देंगे, तो सीजी ट्राइब्यूनल पास एप्लीकेशन लेके जा रहा है, ठीक है। ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ऑर्डर देगा फिर फ्रीज का है कि नहीं देना है कि नहीं देना है। सेकेंड क्या है सर देखो और कौन जा सकता है एप्लीकेशन लेके सर, देखो ये देखो सर क्रेडिटर्स, देखो ये आपको याद करना पड़ेगा सर, ये याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 3-4 देखो जहाँ 3-4 क्राइटेरिया होते हैं ना सर, वहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, क्वेश्चन बनने के चांसेस हाई होते हैं यहाँ पे सर। और क्या सर क्रेडिटर्स हैविंग ₹1 लाख आउटस्टैंडिंग against company, then such creditor may make an application to tribunal regarding क्या सर, रिगार्डिंग फ्रीजिंग। देखो यहाँ पे क्या दिया सर, रिगार्डिंग फ्रीजिंग सिंपल सा दिया सर। देखो कोई कंपनी का, ये जगदीश है, ठीक है सर, इसके क्रेडिटर मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, ओके सर। सर मिस्टर ए का ना सर, मिस्टर ए का सर, इसने इसका क्रेडिटर है सर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है सर 80,000 रुपीज़। ये क्या है सर, इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 1,20,000 रुपीज़। इसका सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है सर 70,000 रुपीज़। तो सर ये गया सर सीजी के पास कि ये गया ट्राइब्यूनल पास, ये गया ट्राइब्यूनल के पास कि मेरे को है ना इस कंपनी के एसेट को ना सीज करना है, फ्रीज करना है। फिर फ्रीज क्यों करवा रहा है सर, देखो हमने क्या पढ़ा था सर, ये मेरे को थोड़ा सा लिंक क्या लगता है पता है सर, आपने अगर आईबीसी पढ़ा हो या आप जाना होगा ना, आपको पता होगा पहले आईबीसी में क्या था ना, अगर किसी कंपनी में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड अप्लाई करना था तो उसका 1 लाख से ऊपर कोई डिफ़ॉल्ट होता है ना, तो वहाँ पे वो कर सकता था, 1 लाख का डिफ़ॉल्ट था वहाँ पे। बट अभी ये लॉकडाउन कोरोना के बाद है ना, उस डिफ़ॉल्ट को 1 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया। तो ये है ना, इसी को सोच के हो सकता है 1 लाख का क्रेडिटर अमाउंट होगा, बट सोचो यहाँ पे हटाओ उसको, हटाओ आईबीसी की बात आईबीसी में करेंगे, हटाओ। यहाँ पे क्या है ना सर, अगर किसी क्रेडिटर का ना सर 70,000 मतलब 1 लाख या 1 लाख से कम है, देखो क्रेडिटर हैविंग 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा है तो ठीक है, बट 1 लाख या 1 लाख से कम है, मतलब 70,000 है, 99,000 भी होता था तो भी, तो 70,000 है ना, ये जा रहा ट्राइब्यूनल मेरे को जगदीश लिमिटेड के ना एसेट को फ्रीज करना है। ट्राइब्यूनल में कितना बैलेंस है तुम्हारा आउटस्टैंडिंग, ये बोला 70,000, बोलेगा पागल है क्या, नहीं कर सकता तुम जगदीश लिमिटेड के एसेट को फ्रीज। इससे कितना होना चाहिए, अगर ये आया मिस्टर बी, इसने क्या एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल मुझे ना एसेट को फ्रीज करना, बोला कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तुम्हारा क्रेडिट का, बोला 1,20,000 है, तो ठीक है तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा है ना, तब तुम किसी कंपनी के एसेट को फ्रीज करने का एप्लीकेशन दे सकते हो। जरूरी ट्राइब्यूनल करे ना करे, ट्राइब्यूनल भी अपना एनालिसिस करेगा, बट तुम एप्लीकेशन तो दे सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाता हमारा, क्योंकि हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही 70,000 रुपये है। और यहाँ पे सर ये जाएगा मिस्टर ए, सर यहाँ पे इसका रिजेक्ट हो क्योंकि उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 80,000 है। तो समझना सर, फ्रीज करना किसी एसेट को सर मजाक नहीं है सर। आपके पास कम से कम 1 लाख का तो कम से कम आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। क्यों बोला सर 1 लाख, सर ये क्यों जा रहे हैं सर फ्रीज करने? सोचो ना, मान लो कंपनी इन द फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सबको डर है ना सर, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कंपनी फ्रॉड में चला जाए, फ्रॉड में जाएगी कंपनी बंद हो जाए, बंद होती है तो हमने पढ़ा है सर सीक्वेंस क्या होता है पेमेंट का, तो सीक्वेंस क्या होता है पेमेंट हमने ये पढ़ा है, बट वो पेमेंट का सीक्वेंस मतलब सर कुछ कंपनी में पैसा आएगा तभी तो क्रेडिटर्स को बटेगा। अब ये पैसा कैसे आता है कंपनी में, वाइंडिंग अप एक आईबीसी में एसेट्स को बेच के, मान लो कंपनी में एसेट्स ही नहीं रहेंगे तो ये क्रेडिटर को पैसा मिलेगा कहाँ से? तो यही बोला कि क्रेडिटर के पास अगर 1 लाख या 1 लाख से आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ना, तो ये कंपनी के एसेट को फ्रीज कर सकते हैं। बस ये इंटरप्रिटेशन है इसका, यहाँ पे याद रखना। क्योंकि सोचो लॉजिकल सोचो सर, कंपनी में सारे एसेट बिक गए, अब इसका वाइंडिंग अप हो गया, कंपनी का मान लो वाइंडिंग अप हो गया, पता चला क्रेडिटर लोग आया, क्रेडिटर लोग का बैलेंस मान लो यही आया, बोला कि मेरा 1,20,000 है, तो सर तभी देगा ना जब इसके पास कुछ पैसे होंगे, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी होगी बेचने के लिए, सारे प्रॉपर्टी सब बेच के निकल जाएंगे तो सर पैसे आएंगे कहाँ से इसके पास? तो यही चीज़ है सर, इसलिए बोला गया कि 1 लाख जिसका आउटस्टैंडिंग, सर याद रखना सर 1 लाख रुपया पॉइंट तक क्वेश्चन बनता है सर। अगर किसी का 1 लाख ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ना, तो वो ट्राइब्यूनल पास एप्लीकेशन दे सकता है फॉर फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स। अब आप ट्राइब्यूनल प्लीज इस कंपनी का एसेट फ्रीज कर दो, क्या पता बाद में फ्यूचर में पैसा मिले ना मिले, सारा प्रॉपर्टी बेच दे, ठीक है।
2 पॉइंट हमने देख लिया। कब सर? जब सीजी को लगे। सर सीजी को कब लगेगा? जब इंस्पेक्टर बोलेगा सीजी को। इंस्पेक्टर क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इंस्पेक्टर बोलते हैं सीजी को, सीजी यार इसका एसेट तो बिक सकता है, प्लीज आप ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे दो। तो देखो सर सेकंड फर्स्ट पॉइंट यहाँ देखो, मैं प्रीवियस को बता रहा हूँ, इसमें क्या था सर यहाँ पे क्या था, सीजी पास, सीजी गया ट्राइब्यूनल पास, बस सीजी के पास भी कौन जाएगा सर? इंस्पेक्टर। ये देखो ये है नहीं लॉ में लिखा हुआ, बट सर सीजी कब जाएगा? जब इंस्पेक्टर बोलेगा, क्योंकि इंस्पेक्टर ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसको तो नॉलेज हो जाएगा ना कंपनी में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सीजी इंस्पेक्टर सीजी को बोल रहा है, सीजी ट्राइब्यूनल को बोल रहा है, ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा तो देगा, नहीं देगा फ्रीज कर देगा एसेट को। ठीक है। सेकंड क्या पड़ा? जो भी क्रेडिटर्स के 1 लाख आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, 1 लाख ज्यादा है, वो भी कंपनी के एसेट्स को फ्रीज करवा सकते हैं, क्योंकि क्या पता सारा एसेट बिक जाए तो बाद में वाइंडिंग अप टाइम को कुछ पैसा ही नहीं मिले, इसलिए बोल सकता है कि 1 लाख सर ये नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता। ठीक है सर। सर थर्ड देखो सर, थर्ड को ना थोड़ा होल्ड रखता हूँ, देखो मैं आपको बता दूंगा बट अभी इतना दिमाग मत लगाना, बस याद करने के पर्पज से समझ लो कि ये 3 पॉइंट्स यहाँ आते हैं, क्योंकि जस्ट हम अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ने वाले हैं, अभी जो आने वाला है। एप्लीकेशन मेड बाय मेंबर्स, किसके साथ हो रहा? मेंबर्स, जो मेंबर्स आप कंपनी में है, ये मेंबर्स जो कंपनी में है, इन्होंने एप्लीकेशन दिया, ठीक है, अंडर सेक्शन 244। सर ये 244 बताऊंगा, इसलिए मैं बोला इसको होल्ड करो, क्योंकि सर सेक्शन 244 में अभी यहाँ बताऊंगा, इस चैप्टर में लिंक नहीं है, बट आपको आइडिया होना चाहिए 244 है क्या सर। अंडर सेक्शन 240 मतलब दैट इज ऑपरेशन। सर इसका मतलब सर अत्याचार बोलते हैं सर, इसको सिंपल समझो, अत्याचार होना नहीं किसी पे। मान लो आप जहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहे हैं वहाँ पे 10 आर्टिकल है, 9 को बॉस बहुत अच्छा प्यार दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, स्टाइपेंड प्रॉपर दे रहा है, सब कुछ टाइम दे रहा है, बस एक आर्टिकल साथ है ना सर, ना स्टाइपेंड टाइम मिलता है, बेचारा 10 बजे आता है, रात को 9 बजे जाता है, तो सर 9 लोग तो बहुत अच्छे साथ आपको अब ट्रीट करो, एक के साथ आप गलत करो सर, इसके साथ अत्याचार होता है सर, इसको करते हैं सर ऑपरेशन। जो 9 आर्टिकल साथ हो रहा है सर वो तो ठीक है, अब बट अब एक को सर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो एक के साथ जो होता है ना वो अत्याचार होता है, यही कंपनी में होता है कि 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, 9 के साथ सही हो रहा है, एक के साथ अत्याचार हो रहा है सर, एक के साथ क्या हो रहा है सर? अत्याचार हो रहा है। तो यही सर ऑपरेशन में पढ़ते हैं हम, तो यही बोला है कि इफ एप्लीकेशन मेड बाय मेंबर्स अंडर सेक्शन 244, यहाँ पे एप्लीकेशन की क्राइटेरिया है, तो दैट इज ऑपरेशन वाला एप्लीकेशन, याद रखना। तो सर 3 केसेस हुए जहाँ पे एसेट्स फ्रीज हो सकता है, कब सर? देखो ये बस याद रखने सर, अभी ये कल पढ़ेंगे सर, ये कल ही पढ़ना हमें, और वो कल 2 दिन का वो 5 नंबर का चैप्टर है सर, 241 से लेकर 246 तक का सेक्शन, बस 5 सेक्शन 5 नंबर, 2 दिन लगेंगे सर, खत्म कर देंगे 2 दिन में। और यहाँ थोड़ा याद करने का ज़्यादा है ये ऑपरेशनल चैप्टर में, तो बस याद रखना। मैंने 3 केस बताया। सीजी क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा किसको? ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है? फ्रीज कर सकता है। ठीक है। सेकेंड क्या बताया सर मैं? क्रेडिटर, जिसका सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जब तुम एप्लीकेशन लेके जा रहे हो ना उस दिन आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है तुम्हारे पास? 1 लाख और मोर। ये कहाँ जा सकता है? ये भी ट्राइब्यूनल पास जा सकता है, और ट्राइब्यूनल क्या करता है? फ्रीज कर सकता है, कोई भी एसेट प्रॉपर्टी को फ्रीज कर सकता है। थर्ड क्या बोले? इफ एप्लीकेशन मेड बाय मेंबर अंडर सेक्शन 244। ये सब याद करने का भी बात कर लो, कल पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ऑपरेशन अच्छे से पढ़ेंगे सर। 5 नंबर चैप्टर है, 2 दिन क्लास है, क्या दिक्कत है सर? 5 नंबर मिल रहा है, 5 से 6 नंबर पक्का आता है सर, इससे क्राइटेरिया सर यहाँ पे कुछ। अगर एप्लीकेशन मेड हुआ कहाँ सर? 244 में, दैट इज ऑपरेशन वाला, जो मैंने बताया सर ऑपरेशन होता क्या है? अत्याचार सर, 9 लोग के साथ अच्छा हो रहा है, 1 लोग से गलत हो रहा है, कंपनी में यही होता है, 100 मेंबर्स है, 90 के साथ अच्छा हो रहा है, 10 के साथ गलत हो रहा है, तो ये अत्याचार होता है, छोटे लोगों को दबाया जाता है। आपको है ना जैसे एसआर पास करना है ना, तो बस बड़े लोग क्या करते हैं, हमेशा एसआर पास करके 75% अपना झुंड बना रखा है, और ये 25% लोगों का कुछ वैल्यू नहीं है कंपनी में, तो इनके साथ अत्याचार होता है सर, यहीं पे ऑपरेशन है। तो कंपनी अगर एप्लीकेशन कर दी ना 244 में, तो यहाँ भी एसेट्स फ्रीज हो सकता है सर, होगा नहीं जरूरी है, हो सकता है। ठीक है। तो 3 केस हमने पढ़ लिया जहाँ पे क्या हो सकता है? एसेट्स, प्रॉपर्टी, ये सब क्या हो सकता है? फ्रीज हो सकता है। बढ़िया सर। सर और क्या है सर इसमें? देखो सर, अब है सर टाइम लिमिट। सर टाइम लिमिट मतलब कितने टाइम तक फ्रीज? सर कितने टाइम तक फ्रीज? सर कितने टाइम तक फ्रीज मतलब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैं पीछे पढ़ा था सर सीजर की, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक आप एसेट, तब तक आप कुछ भी सीज कर सकते हो। नहीं सर, यहाँ सर टाइम लिमिट दिया हुआ है सर। देखो सर क्या लिखा हुआ है, इट में बाय ऑर्डर। सर इट में बाय ऑर्डर सर कौन सा? ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा, ट्राइब्यूनल इट में मतलब इट में मतलब बोला ट्राइब्यूनल में बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट सच ट्रांसफर या रिमूवल
या और डिस्पोजल, shall not take place during such period, मैं बताता हूँ सर, रुको, not exceeding 3 year। मतलब सर देखो 1 तारीख 2017 को क्या हुआ सर एसेट फ्रीज हुआ, ठीक है, पहला समझा। और अब ट्राइब्यूनल ने बोला ना कि 31/3/2025 तक फ्रीज नहीं कर सकता सर। लास्टली कहाँ तक कर सकता है? 18, 19, 20। किसी एसेट को मजाक में फ्रीज किए हुए, तो मजाक समझ लियो प्रोसीडिंग को, फ्रीज नहीं कर सकते सर। लास्टली कितना कर सकते हो? 3 साल मैक्सिमम। मान लो सर यहीं तक फ्रीज करें, हाँ कर सकते हो। 19 तक ही फ्रीज करें, हाँ सर 2 साल करो ना। 20 तक करें, हाँ 3 साल करो। सर 21 तक नहीं भाई, नहीं कर सकते हैं। तो सर लेस देखो सर मैक्स टाइम फिक्स है सर, मैक्स टाइम 3 years सर, मिनिमम टाइम नॉट डिसाइडेड। मतलब सर वो चाहे तो 10 दिन में आपका एसेट फ्रीज करवा सकता है, वो चाहे तो 20 दिन में करवा सकता है, वो चाहे तो 1 साल करा सकता है, वो चाहे 2 साल करा सकता है, वो चाहे तो 3 साल तक करा सकता है। बट 3 साल से ज़्यादा ट्रैवल आपका एसेट फ्रीज नहीं करवा सकता सर। 3 साल ज़्यादा एसेट नहीं फ्रीज करा सकता, ये याद रखना सर। सो ऑब्जेक्टिव में बहुत बार बनता है ये क्वेश्चन। सर मैक्सिमम ट्रैवल कितने साल तक एसेट फ्रीज कर सकता है, ये कोई प्रॉपर्टी फ्रीज कर सकता है? 3 साल। सर किस किस क्राइटेरिया में? सर किस किस क्राइटेरिया में? जब सीजी ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देगा सर प्लीज एसेट फ्रीज करो, जब क्रेडिटर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1 लाख रुपया, जब वो एप्लीकेशन करने जा रहा है ट्राइब्यूनल के पास सर। और सर जब एप्लीकेशन मेड बाय मेंबर ने एप्लीकेशन मेड दिया अंडर सेक्शन 244 दैट इज ऑपरेशन में, तो इन 30 केस में क्या हो सकता है? ट्राइब्यूनल, इन केस में क्या हो सकता है? ट्राइब्यूनल इट में ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है किसका सर? डायरेक्ट जस्ट सच ट्रांसफर रिमोट डिस्पोजल शैल नॉट प्लेस, नहीं होगा सर। कब तक सर? नॉट एक्सीडिंग 3 year, 3 साल तक नहीं होगा, ठीक है। में दिया ट्राइब्यूनल जरूरी नहीं है बाइंडिंग है कि हाँ सीजी ने दे दिया एप्लीकेशन तो ट्राइब्यूनल को करना ही करना, नहीं सर। ट्राइब्यूनल बड़ी पार्टी है, सोच समझ के कुछ भी देगी, फ्रीज करना मामूली बात नहीं है सर। लेस पीरियड हो सकता है, हाँ लेस पीरियड हो सकता है, अप टू 3 years तक तुम जितना चाहे लेस पीरियड तक ट्राइब्यूनल दे सकता है फ्रीजिंग एसेट। ऑल डन सर, परफेक्ट। सर नेक्स्ट सेक्शन पे आता है, यही है सर, इतना इसमें इतना ही था, याद रखना सर। 3 एप्लीकेशन पार्टी देता है सीजी, ठीक है, और कितने दिन सर? 3 साल, ठीक है। 3 साल ज्यादा नहीं, 3 साल से कम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्राइब्यूनल बाइंडिंग है? नहीं सर बाइंडिंग नहीं है सर, ट्राइब्यूनल में है सर, में ऑर्डर चाहे तो ट्राइब्यूनल को लगा तो हाँ ठीक है फ्रीज कर दे सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सर, ठीक है सर। नेक्स्ट सर सेक्शन 222 सर। देखो सर 221 एंड 222 लगभग है ना सर, सेम चीज, सेम है, लगभग सेम है। देखो 222 में क्या है सर, मैं देखो हेडिंग लिखूंगा, लगभग सेम रहेगा सर। इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन अपॉन सिक्योरिटीज। देखो सर अब मैं आपको थोड़ा लिंक बताता हूँ सर। सर इस सेक्शन का लिंक है ना सर, इसका लिंक है ना सर, इसका लिंक है 216 सर। 216 में क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा था सर ट्रू ओनरशिप। हु आर द ट्रू ओनर? ट्रू ओनर कौन थे सर? सर ट्रू ओनर क्या क्या था सर? हु आर द फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन द कंपनी, इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द कंपनी। जैसे मैंने बताया था 2 कंपनी में 2 लोग थे, दूसरे कंपनी में एम्प्लॉय थे, उन्होंने कंपनी का 50,000 शेयर होल्डर का था, क्योंकि कंपनी का सक्सेस फेलियर वही डिसाइड करेंगे, डिविडेंड मिलेगा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो सर। और क्या सर? हु आर द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द कंपनी, कौन पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहा है कंपनी का, जो दूसरे कंपनी में बैठा हुआ था वो बंदा। आप प्रीवियस डायग्राम में जाकर देखना सर, एग्जाम्पल में आप। तो ये 2 लोग क्या होते हैं सर? कंपनी के ट्रू ओनर होते हैं। तो उसका क्या होता है सर? उसका भी इन्वेस्टिगेशन होता है सर। तो ये क्या सर? इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ सिक्योरिटी। देखो 221 में क्या पढ़ा हमने सर? 221 में पढ़ा एसेट्स, प्रॉपर्टी, फंड्स के बारे में। अब क्या है सर? अब लगा रहा है पोजीशन, मतलब रुकावट, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है किस पे सर? सिक्योरिटीज। सर सिक्योरिटीज क्या होता है सर? शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, ये होता है सर। इस पे क्या सर? इस पे रुकावट। इस पे क्या सर? इस पे क्या सर? इस पे रुकावट। सर रुकावट फॉर सेल, डिस्पोजल। सर क्यों सर? क्यों मना कर रहा है सर सेल सिक्योरिटीज को? मान लो कि मेरे पास शेयर्स है, मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ, तो सर बताओ सर सोचो क्या है सर। इसका लिंक करवाया सेक्शन ने 216 से। 216 क्या बोला सर? हु आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, मतलब पता लगाओ कंपनी का ट्रू ओनर कौन है यार। इंस्पेक्टर को सीजी बोला यार पता करो यार कंपनी के पीछे कौन है। मतलब आगे तो मैनेजमेंट कर ही रहा है गंदा काम, पीछे कौन मिलेगा इसके, मतलब जिसको सब पता था और इन्फॉर्म भी नहीं किया।
तो सर ट्रू ओनर कौन थे सर, हमने पढ़ा था सर ट्रू ओनर में कौन था यहाँ पे, फाइनेंशियली इंटरेस्टेड वाला जो यहाँ पे शेयर्स होल्ड करता था सर। और कौन था सर, सर पॉलिसी मेकिंग डिसीजन मेकिंग करता था। ये दोनों ट्रू ओनर थे सर। इसमें बोल दिया सर, इसको लिंक किया सर ये वाला सर, यहाँ पे इसको लिंक किया ये शेयर्स वाला पे। शेयर्स पे क्या किया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। 221 में क्या था, प्रॉपर्टीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाया था। अब 222 में क्या, शेयर सिक्योरिटीज पे, डिस्पोजल शेयर पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब देखो क्यों लगाया, जस्ट एग्जांपल समझो। नेक्स्ट पेज में लाता हूं। ये जगदीश था, हमने पता किया कि इसके मान लो 1 लाख शेयर्स थे। मान लो संजय एंड राजेश एग्जाम्पल में था, 50,000 शेयर इसने होल्ड किया, 50,000 इसने होल्ड किया। अब कंपनी में हो गया सर क्या, सर कंपनी में हो गया सर 210 का इन्वेस्टिगेशन। क्या हो गया सर, 210 का इन्वेस्टिगेशन। अब इनको लगा ना कि यार हम तो फंसने वाले हैं, इनको लगा राजेश को यार हम तो फंसने वाले हैं। इसने क्या किया, सेल कर दिया, डिफरेंट पार्टी को क्या किया, सेल कर दिया, मतलब पूरा घुमा दिया। 5,000 इसको दे दिया, 5,000 इसको दे दिया, 5,000 इसको दे दिया और इसको बोला तू भी सेल कर, इसने आगे सेल कर दिया, मतलब है ना, मतलब पूरा घुमा दिया। अब कंपनी का है ना शेयर होल्डर पता करने आ रहे 50,000, तो पता चला कंपनी का शेयर होल्डर तो ये बंदा यहाँ पे आके मिस्टर एक्स रखे हुए हैं, यहाँ पे कंपनी के 5,000 शेयर। फिर पता चला कंपनी के 5,000 शेयर तो मिस्टर वाई रखे हुए हैं। तो क्या किया ना सर, इनको लगा कि यार इन्वेस्टिगेशन चालू होने वाला है, हम जल्दी शेयर सेल कर देते हैं, हम बच जाएंगे, ट्रू ओनर पता करना मुश्किल हो जाएगा इंस्पेक्टर को। और सेम इसने भी क्या किया, 10-10 हज़ार शेयर सेल कर दिए सब। अब कंपनी पे जब इंस्पेक्टर आया तो बोला कि आपके शेयर्स 50,000 किसने होल्ड रखे हैं, बोला कि देखो ये मिस्टर एक्स है, 5,000 मिस्टर ये है, 5,000 मिस्टर ये है, 5,000 मिस्टर ये है। तो ये बच गया ना सर, ये तो बच गया। अब इसके पास आते आते तो पता चलेगा टाइम हो गया, इंस्पेक्टर थक भी जाएगा, बोले कौन जाएगा इतना पीछे यार, किसने शेयर किया, क्या किया, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा तो सर ये सेक्शन आया 222। इसने क्या बोला ना कि 216 में सर लिख के आना, 222 का है सर आएगा ना पोजीशन ऑफ सिक्योरिटीज़ पे या रिस्ट्रिक्शन सिक्योरिटीज़। तो सर ये कब होता है सर, जब 216 में ना सर इंस्पेक्टर ट्रू ओनर आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, हु आर द ट्रू ओनर। 216 का रेफरेंस दिखाना जब भी 222 आएगा, हमेशा 216 का रेफरेंस दे के आना सर। क्यों सर, क्योंकि ट्रू ओनर कैसे आइडेंटिफाई होता है, जो फाइनेंशियली इंटरेस्ट हो कंपनी में। सर फाइनेंशियल इंटरेस्ट कब होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। तो सर एक बात सोचना, शेयर्स होल्ड कर रखे थे ये संजय, अब इसने क्या किया, सब बेच दिया, तो अब नाउ तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट ये लोग हो गए, जल्दी बेच देना इसने। तो यही बोल दिया जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया ना संजय भाई, तुम ये बेच नहीं सकते हो शेयर्स को, हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे जो 221 में हमने फिक्स एसेट लगाया, ठीक है। क्योंकि अगर ये बेच देगा सर तो ट्रू ओनर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, जो 216 में बोलता है। इसलिए 216 222 का डिफरेंस है सर, याद रखना। ये सेलेबल नहीं कर सकता सर, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया सर, सेम 221 जैसा रिस्ट्रिक्शन लगाया। बट 221 में क्या था सर, एसेट्स प्रॉपर्टी के बारे में था सर। 222 में क्या सर, शेयर सिक्योरिटीज़ के बारे में बोला, चाहे डिवेंचर हो या शेयर्स हो सर। सर वर्डिंग बताओ सर, लॉ की वर्डिंग क्या है सर, देखो ट्राइब्यूनल मे बाय ऑर्डर पुट रिस्ट्रिक्शन किस पे सर, अपॉन किस पे सर, सिक्योरिटीज। सर एसेट्स वाला 221 में सर, 22 में सिक्योरिटीज की बात हो रही है सर, सिक्योरिटीज। और सर इससे क्या होता है सर, 216 याद रखना, 216 में हम ट्रू ओनर आइडेंटिफाई करते हैं बाय फाइनेंशियल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट कौन होता है, जो कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हो, और शेयर्स क्या होता है, सिक्योरिटीज होता है, सब लिंक है सर। मैं पुट अपॉन सिक्योरिटीज where it appear to CG inspector in connection with any investigation अंडर सेक्शन 216, ठीक है सर। वही चीज़ अभी बताया सर, ट्रू ओनर ऑफ कंपनी। देखो सर सिंपल, इंस्पेक्टर आया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसने बोल दिया ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल एक काम करो, इंस्पेक्टर को जो सीजी वाला इंस्पेक्टर है उसने बोला किसको, डायरेक्ट तो नहीं आ सकता, ये किसी पास जाएगा, सीजी पास जाएगा। सीजी क्या है, मीडियोकर बात करने का बीच में, ये जाएगा ट्राइब्यूनल पास। तो इंस्पेक्टर गया सीजी के पास, सीजी यार ये कंपनी का तुमने 216 में इन्वेस्टिगेशन करने बोला था ट्रू ओनर का, यार एक काम करो ना प्लीज़ सर, सिक्योरिटीज़ पे ना होल्ड लगा दो सर, फ्रीज कर दो। सीजी बोला ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, ट्राइब्यूनल सर बाइंड नहीं सर, मे बाय ऑर्डर पुट रिस्ट्रिक्शन अपॉन सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज सर, ये बार बार याद रखना, सिक्योरिटीज़ के लिए 222 है,
वेयर इट अपेयर टू सीजी इंस्पेक्टर इन कनेक्शन विद एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 216 में से इन्वेस्टिगेशन करने गया सीजी इंस्पेक्टर, उसको लगा ना कि ट्रू ओनर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा अगर शेयर सिक्योरिटीज हमने फ्रीज नहीं किए तो। फ्रीज नहीं किया ना तो सारे संजय और वो राजेश है ना मिलकर शेयर बेच देंगे और 216 में हम ट्रू ओनर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो 216 के रेफरेंस में सीजी इंस्पेक्टर गया सीजी के पास, सर प्लीज जल्दी होल्ड लगाओ, सर फ्रीज करो सीजी सिक्योरिटीज को। सीजी गया ट्राइब्यूनल पास, ट्राइब्यूनल जल्दी फ्रीज करो। ट्राइब्यूनल जरूरी नहीं जल्दी कर, ट्राइब्यूनल एनालिसिस करेगा, ट्राइब्यूनल मे बाय ऑर्डर, फिर सोच के देगा ऑर्डर देना कि नहीं देना, फिर क्या करेगा रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। कब सर सिक्योरिटीज पे सेम रिस्ट्रिक्शन क्या है सर, सेल डिस्पोज एज सेल ट्रांसफर नहीं कर सकता सिक्योरिटीज को। कर दिया तो सर कर दिया तो 216 में मुश्किल हो जाएगा ट्रू ओनर आइडेंटिफाई करना, क्योंकि फाइनेंशियल इंटरेस्ट कंपनी में कौन है ढूंढते रहो बैठ के। फिर तो राजेश 1000 शेयर उसको भेज देगा, 5 है उसको भेज देगा, 10 है उसको भेज देगा, वो 10 है उसको भेज देगा, जाओ लिंक बनाते रहो बैठ के, ढूंढते रहो। इंस्पेक्टर को यही काम बचाने, इन्वेस्टिगेट छोड़ के आपका शेयर सिक्योरिटीज देखेगा। तो सर यही चीज बोला है सर, ठीक है सर। और क्या बोला सर, सिंपल सर ट्राइब्यूनल देखो 221 समझ गया सर, 222 कुछ नहीं, बस याद रखना सिक्योरिटीज कौन जाएगा सीजी इंस्पेक्टर, किस बेसिस पे 216 में जो ट्रू ओनर आइडेंटिफाई करने गया था। ट्राइब्यूनल में बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट सिक्योरिटीज शैल बी सब्जेक्ट टू restrictions as it may deem fit for period not exceeding सर कौन कितने पीरियड सर, सिंपल सर कितने पीरियड सर, दोनों में आता है सर 3 साल है, मतलब 3 साल तक तुम शेयर सिक्योरिटीज को फ्रीज कर सकते हो। कौन सा ट्राइब्यूनल, किस बेसिस पे 216 का जो इन्वेस्टिगेशन ओनरशिप बोला था ना उस बेसिस पे, क्योंकि नहीं करेंगे ना तो पता नहीं इन्वेस्टिगेशन करने में ओनरशिप पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है कितने सर 3 साल सर, चौथा साल नहीं कर सकता सर, 2 साल कर लो कोई दिक्कत नहीं, 1 साल कर लो, 10 दिन कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राइब्यूनल करो ना, 3 साल से कम करो ना कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तुम्हारा। देखो सर दोनों बहुत सेम था, सिंपल था सर, दोनों में सिंपल था, बस 221 समझ गया ना, 222 तो आराम समझ आएगा। तो मैंने एग्जांपल बता दिया आपको कि सर ये वाला, क्योंकि अगर इसको पता चल गया ना इन्वेस्टिगेशन होने वाला, ये क्या करे जल्दी ऋषभ शेयर सेल कर दे, क्योंकि ये नहीं चाहता फंसना, ये अच्छी खासी कंपनी में काम कर रहा है, खामा खा जॉब चला जाएगा, फंस गया तो ये सब सिक्योरिटीज बेच दिया इसने, अब भाई ट्रू ओनर आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। अब ये तो ये आ गया, ये मान लो A B C, अब पकड़ो इसने भी क्या क्या बेच दिया, तो पकड़ते रहो इंस्पेक्टर बैठ के। बट यहीं पे हम इसको क्या कर दिया, हम इसको यहाँ पे फ्रीज कर दिया भाई, यहाँ पे तुम बेचे ना ये सब फ्रीज है भाई, तुम जो बेचे हम उसको माइन नहीं रखते हैं, तुम्हारा एसेट फ्रीज, तुम फ्रीज बेच ही नहीं सकते सर, बेच ही नहीं सकते। तो आइडेंटिफाई करना ईजी होगा ना सर, हु आर द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, मतलब राजेश एंड संजय, अब बेच ही नहीं पाओगे तो बस सेक्शन यही बोल सर कितने साल सर 3 साल तक फ्रीज कर सकते हो, उसके बाद सर बेचो ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर नेक्स्ट क्या है सर नेक्स्ट है 223। अब क्या है सर, अब मान लो इन्वेस्टिगेशन हो चुका है सर, हो चुका तो लास्ट में क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है, लास्ट में क्या आता है सर, आपकी रिपोर्ट आती है, रिजल्ट का रिपोर्ट कार्ड आता है, एग्जामिनेशन बचपन रिपोर्ट कार्ड, अभी रिजल्ट का रिपोर्ट कार्ड आता है, आने ही वाला है, 7-8 दिन बाकी है। ठीक है रिपोर्ट कार्ड आता है। तो सर अब क्या सर, इंस्पेक्टर एक सेकेंड, क्या सर इंस्पेक्टर ने इन्वेस्टिगेशन कर दिया, अब देना है रिपोर्ट। भाई कितने दिन तक करोगे, रिपोर्ट तो दो, किसको सर, रिपोर्ट टू किसने अपॉइंट किया था, सीजी ने, तो सीजी को रिपोर्ट दोगे, ट्राइब्यूनल पास मत जाना भी, सीजी को रिपोर्ट देना, सिंपल सीजी जिसने अपॉइंट किया उसको तुम जाके सुनाओ। ठीक है सीजी सर, इस सेक्शन में क्या बोला सर 223 में, 223 की हेडिंग क्या है सर, हेडिंग सिंपल है इंस्पेक्टर रिपोर्ट। सर किस बेसिस पे, ये भी लिखना है इंस्पेक्टर रिपोर्ट ऑन बेसिस ऑफ, सर देखो वहाँ भी एक इंस्पेक्टर रिपोर्ट बनता था सर, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, जो 208 में हम जाते थे सीजी के पास लेके कि फर्दर रिकमेंडेशन देते थे, बट यहाँ पे वो मत लिख के आना, यहाँ पे इंस्पेक्टर रिपोर्ट ऑन बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखो 2 जगह रिपोर्ट था सर, मैं इसे याद दिला रहा हूँ सर, 208 में भी रिपोर्ट था एंड 223 में भी रिपोर्ट है, याद रखना। इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ऑन बेसिस ऑफ इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, याद रखना, ये याद रखना सर, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, ये सर ऑन द बेसिस ऑफ
इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ फर्दर रिकमेंडेशन देते थे हम, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन करना है कि नहीं करना हम ये बताते रिपोर्ट। सर 208 आपको याद आ रहा होगा। सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूजन बता रहे हैं, मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन होना नहीं होना, अब तो हो चुका जो होना था। अब बताओ ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन में जाएगा कि नहीं जाएगा, कि मैटर इन्वेस्टिगेशन का यहीं पे रुक के खत्म हो जाएगा, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होने वाला किसी पे। तो ये फाइनल कंक्लूजन बताना पड़ता है किसको सर, इंस्पेक्टर को। सॉरी, ठीक है। तो सर ये बताना पड़ता है। चलो सर हेडिंग बताओ सर। देखो सिंपल रिपोर्ट है सर, सिंपल 223 में रिपोर्ट है, मैंने डिराइव कर दिया। ये दोनों दो जगह रिपोर्ट है, दोनों रिपोर्ट में अंतर क्या है, इन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनता है और ये कंक्लूजन होता है इन्वेस्टिगेशन का, फाइनल कंक्लूजन कौन बनाता है, इंस्पेक्टर बनाता है सर। और क्या आता है इसमें, देखो एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर दिस चैप्टर एज पर, किस किस सेक्शन में इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ था इन्वेस्टिगेशन का, एज पर सेक्शन 210, 212, 213, ठीक है। सिंपल बोला इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ है अंडर दिस चैप्टर, वो इंक्वायरी इंस्पेक्शन एज पर सेक्शन, किस किस सेक्शन बेस पे, ये सब बेस पे इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर। एंड देखो ये अपॉइंट हो गया। अब देखो अब यहाँ पे ना इंस्पेक्टर के पास, ठीक है, इंस्पेक्टर पास क्या है सर, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बताया कौन सा इंस्पेक्टर, देखो मैंने वही बताया, मैंने बताया कौन सा इंस्पेक्टर, वो इंक्वायरी इंस्पेक्शन वाला नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन वाला। कब का इन्वेस्टिगेशन होता है, 210 में होता है जो 3 ट्रिगर पॉइंट्स थे, 212 में होता है एसएफआईओ वाला इंस्पेक्टर सर, 213 में जो ट्राइब्यूनल का ट्रिगर पॉइंट्स थे सर वो वाला इंस्पेक्टर। बस बताया कहाँ का इंस्पेक्टर, ये वाला इंस्पेक्टर। सिंपल इसका मतलब क्या हो सर इन्वेस्टिगेशन वाला इंस्पेक्टर है ये 210 212 लिखेंगे, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर इंटरिम रिपोर्ट देना, और सर फाइनल रिपोर्ट देना। क्या ये मैंडेटरी है, सैल लिखा है सर, सैल मतलब मैंडेटरी है। बट सर यहाँ पे क्या लिखा है, इफ सीजी डायरेक्ट, मतलब सर अगर सीजी मांगे ना तब इंटरिम रिपोर्ट देना मैंडेटरी है। देखो तुम खुद दे रहे हो इंस्पेक्टर, अच्छी बात है, बट तुम्हारे मैंडेटरी कब हो जाएगा, जब सीजी मांगे ना तुम्हें सैल, मतलब तुम्हें इंटरिम रिपोर्ट देना पड़ेगा। सीजी बोले ना 1 साल हो गया है कि मेरे को बताओ प्रोग्रेस क्या है, तो तुम ये नहीं बोल सकते सर फाइनल रिपोर्ट में बताएंगे सर आपको अपनी प्रोग्रेस। अब देखो ना क्या क्या करते हैं भाई, नहीं सीजी ने बोल दिया ना सर, इफ सीजी डायरेक्टेड देन इंटरिम रिपोर्ट इज मैंडेटरी। मतलब सीजी ने बोला ना कि भाई इंस्पेक्टर यार 2 साल हो गए, मेरे को एक रिपोर्ट चाहिए, इंटरिम रिपोर्ट, दैट्स कॉल्ड इंटरिम रिपोर्ट। मेरे को बताओ क्या कितने पहुंचा काम, क्या पहुंचा काम, कब तक चलेगा, तो एक इंटरिम रिपोर्ट दो। इंस्पेक्टर बोलेगा नहीं दूंगा, भाई नहीं तुम्हें देना पड़ेगा। इंस्पेक्टर बोला मैं फाइनल दूंगा, नहीं भाई सीजी ने बोल दिया ना तब देना मैंडेटरी हो जाएगा। सीजी ने अभी तक नहीं बोला कोई इंटरिम रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, बट सीजी ने डायरेक्ट कर दिया ना कि मेरे को इंटरिम रिपोर्ट चाहिए तो चाहिए। सर सैल बोल दिया था यहाँ पे, सैल इफ सीजी डायरेक्ट है, सीजी डायरेक्ट तब सैल, सीजी डायरेक्ट नहीं तो इंटरिम रिपोर्ट देने का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सर क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्या इंस्पेक्टर को, जो इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर, क्या उसको इंटरिम रिपोर्ट देना है, नहीं देना है, बट सीजी डायरेक्ट करता है तब देना है सर, तब 100% देना पड़ेगा, सैल है सर। इफ सीजी डायरेक्टेड देन इंस्पेक्टर सर बाइंड है सर उसको रिपोर्ट देने के लिए, ठीक है सर। सो और क्या सर, और फाइनल रिपोर्ट देना है कब सर, ऑन कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, एक फाइनल रिपोर्ट दो, क्या इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन में चेंज हुआ है या कुछ नहीं हुआ, तो एक फाइनल रिपोर्ट दो सर। तो इसमें यही बोला है कि इंस्पेक्टर रिपोर्ट सर क्या क्या सर, एक इंटरिम रिपोर्ट की बात करता है, एक फाइनल रिपोर्ट की बात करता है। इंस्पेक्टर कौन सा वाला, 210 212 213, दैट इज इन्वेस्टिगेशन वाला इंस्पेक्टर। क्या देगा सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरिम रिपोर्ट। क्या मैंडेटरी है, नहीं, बट सीजी ने डायरेक्ट कर दिया तो तब मैंडेटरी है, तब तुम्हें इंटरिम रिपोर्ट देना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते सर मैं फाइनल दूंगा डायरेक्ट, नहीं, सीजी ने बोल दिया ना तो इंटरिम रिपोर्ट चाहिए सर। और क्या सर, फाइनल रिपोर्ट देना पड़ेगा कब सर, जब आपका इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाए। कौन देगा सर, इंस्पेक्टर, ठीक है। देखो सर और क्या बोला सर, एवरी रिपोर्ट शैल बी इन राइटिंग। ये इंस्पेक्टर है, ये मान लो सीजी का कोई पर्सन है,
इसने इसको क्या किया, इसने इसको कॉल लगाया, बोला भाई डायरेक्टर ने 500 करोड़ का फ्रॉड किया है, मेंबर भी मिले हुए थे, मेंबर ने 100 करोड़ का फ्रॉड किया है, सीईओ तो गजब किया हुआ है, सीईओ तो इस कंपनी का 1000 करोड़ का फ्रॉड किया हुआ है, और कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी हमने बेच दिया, दैट्स इट माय रिपोर्ट। भाई नहीं, रिपोर्ट रिटन होना चाहिए। ये कॉल वॉल पे तुम मेंबर को, सीजी को बता रहे हो रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट तुम कॉल पे बता रहे हो, नहीं चलेगा। तुम्हारा रिपोर्ट रिटन होना चाहिए, मतलब तुम्हें एक अच्छे खासा पेज लेके आओ, अच्छे से बताओ, एग्जांपल पेज लेके आओ, सब कुछ लिखो यहाँ पे कि सर देखो इंस्पेक्टर ऐसे हम अपॉइंट हुए हैं, आपको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में ये है कि सर कंपनी में सीईओ जो था वो मिला हुआ था, डायरेक्टर मिला हुआ था, प्रॉपर्टी कंपनी कितनी है हम इसका रिकवरी कर देंगे, कंपनी का हमारा इन्वेस्टिगेशन हमारा 4 साल चला था, जिसमें से 1 साल तो स्टे हो गया था कोर्ट का, सब कुछ लिखो इसमें, और किसको सबमिट करो, सीजी को सबमिट करो। तो क्या कॉल पे आप रिपोर्ट दे सकते हो सीजी को? नहीं दे सकते सर कैसे सर? रिटन में सर, ठीक है सर इंटरव्यू रिपोर्ट दे सकते हो, मैंडेटरी हो जाएगा तब जब सीजी डायरेक्ट करता है इंटरव्यू रिपोर्ट देने के लिए। क्या सर ऐसे नहीं दे सकते? हाँ नहीं दे सकते, चलेगा कोई बात नहीं, बट सीजी नहीं बोल दिया देना तो देना पड़ेगा। और सर फाइनल रिपोर्ट देना पड़ेगा कब सर? जब तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन खत्म होगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा, तब फाइनल रिपोर्ट देना उसको आप, ठीक है सर। और क्या बोला सर? ये जो रिपोर्ट है ना सर, रिपोर्ट मान लो इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट बना दी और किसको भेजी? सीजी को। इससे पहले ना सीजी को रिपोर्ट भेजने से पहले सर इंस्पेक्टर यहाँ पे कुछ काम करवाने पड़ेंगे रिपोर्ट के साथ, मतलब सर ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा किसको सर? रिपोर्ट को। मतलब इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट बना दी अपनी, अब ये रिपोर्ट सीजी को जाने वाला है, बट सीजी के जाने से पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा रिपोर्ट को, किसके द्वारा सर? बाय सील ऑफ कंपनी। कंपनी का मोहर लगा के दो उस पर रिपोर्ट पे कि तुम जो रिपोर्ट दे रहे हो, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वही कंपनी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है रिपोर्ट किसी और का है, कंपनी किसी और का है। तो बोला कि अब देखो जैसे जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो ना, तो वहाँ पे आप डीएससी लगाते हो किसी कंपनी के जो मेन पर्सन होता है, ऑथराइज पर्सन, उसकी डीएससी लगाते हो, तब आप जाके कुछ भी रिटर्न फाइल करते हो जीएसटी का। तो वही बोल रहा है सर, आप रिपोर्ट दे रहे हो सीजी का, तो कंपनी में एक पर्सन का है ना, या कंपनी का सील होता है, हमने पढ़े बचपन आईपीसीसी डेज में, कंपनी एक प्रॉपर सील बनाती है अपना, तो प्रॉपर कंपनी के सील का मुहर लगा के दो उस रिपोर्ट पे, या नहीं तो और सर आइदर लिखा, या तो आप सील लगा दो कंपनी का और सर्टिफाई करा दो पब्लिक ऑफिसर। तो सर पब्लिक ऑफिसर आपको याद नहीं करना है, पब्लिक ऑफिसर एज पर एविडेंस एक्ट। एग्जामिनेशन में आ सकता है, दो लोग कौन होंगे? तो या तो आइदर है सर, या तो आप ये कर दो अगर कंपनी का सील लग पा रहा है रिपोर्ट पे तो ठीक है, या तो आप किसी क्या करो, पब्लिक ऑफिसर जो आपका एविडेंस एक्ट बोलता है, ये सर इतना एविडेंस एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस याद रखना है कि पब्लिक ऑफिसर। सर कौन सर? पब्लिक ऑफिसर सर्टिफाई कराना है, जैसे सीए से सर्टिफिकेशन आते हैं ना सर, सीए सर्टिफाई करते हैं, लोन लेना पड़ता है, ये लेना पड़ता है, तो आप रिपोर्ट लेके जा रहे हो सीजी के पास, या तो आप कंपनी का सील लगवा लो, इस रिपोर्ट पे धब्बा लगा लो, इस कंपनी मान लो यहाँ पे ऐसे जगदीश लिमिटेड, कंपनी का CIN नंबर हो गया, धब्बा लगा लो, या पब्लिक ऑफिसर मान लो कंपनी का सील नहीं लग पा रहा है, तो या पब्लिक ऑफिसर से क्या करो, एज पर एविडेंस एक्ट जो भी पब्लिक ऑफिसर डेफिनेशन है उससे क्या करो, सर्टिफाई करा के ले आओ, क्योंकि वो ऐसा बंदा है ना, वो भी एविडेंस जो भी देगा ना आपको, या जो भी रिपोर्ट ले जाना वो प्रॉपर सर्टिफाई करके देगा आपको, और सीजी बोलेगा हाँ ठीक है तुमने तो रिपोर्ट दिया है वो ठीक है, इसी कंपनी का है, क्योंकि कंपनी का सील लगा हुआ है। नहीं भी सील लगा हुआ है तो पब्लिक ऑफिसर ने ना, जो एविडेंस एक्ट वाला पब्लिक ऑफिसर होता है, ये याद देना सर। देखो अंदर एविडेंस एक्ट में मत जाना, इतना डीप में मत जाना, ज़्यादा डीप में जाओगे बेकार हो जाएगा मैटर, ठीक है। सिंपल समझना, पब्लिक ऑफिसर इतना पूछेगा नहीं सर आपसे, बट एक आइडिया होना चाहिए। देखो हर सेक्शन में इतना जोर मत दे देना कि आप बहुत कुछ भूल जाओ, मतलब इतना लग जाओ अंदर घुस जाओ ना सेक्शन पे, पता चला आप 186 सेक्शन कर रहे हो, पता चला पीछे का सब कुछ भूल रहे हो, तो इतना मत घुसना है सर, आराम से करेंगे सर। बट हाँ नॉलेज हर सेक्शन होना चाहिए, हर सेक्शन बातें क्या करिए, इतना डेप में नहीं चल जाओ कि याद करना ही है, करना ही है, नहीं। आइदर सील ऑफ कंपनी, या तो सील नहीं है तो या तो पब्लिक ऑफिसर करवा लो। मान लो एग्जांपल सील मान लो चली गई, मान लो सील एक ही कंपनी की थी, भेज दिया, मान लो कोई आदमी डायरेक्टर था लेके चला गया घर, अब भेजना रिपोर्ट, सपोज एग्जांपल भेजना रिपोर्ट, तो क्या करो पब्लिक ऑफिसर को वहाँ पे कोई स्टेट का था उससे जाके सर्टिफाई करा के सीजी को रिपोर्ट भेज दो, सिंपल सी बात। तो ठीक है दोनों बोला सर, या तो यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे आइदर है सर, आइदर मतलब या तो आप सील लगवा लो या तो पब्लिक ऑफिसर सर्टिफाई करा लो, ठीक है सर। नेक्स्ट सर देखो अब क्या सकता है सेक्शन 224 सर, ये क्या बोलता है सर? सर ये क्या बोलता है 224? सर देखो 224 क्या बोलता है,
224 क्या बोलता है, देखो सर, एक्शन टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ इंस्पेक्टर रिपोर्ट। सर मतलब ये आदमी था, ये कौन था, इंस्पेक्टर था, क्योंकि हमने पढ़ा इंस्पेक्टर इंडिविजुअल होता है, ठीक है। इसने क्या किया, सीजी को रिपोर्ट दी, ठीक है, क्या दिया सर, सीजी को रिपोर्ट दिया। अब क्या किया सीजी ने, एक्शन क्या लेना है, मान लो इस रिपोर्ट में क्या किया, लिखा दिया सीईओ था वो 500 करोड़ का फ्रॉड कर रखा था, डायरेक्टर था वो 200 करोड़ का फ्रॉड कर रखा था, कंपनी का एमडी तो गजब किया हुआ था, 1000 करोड़ का फ्रॉड था, 1000 करोड़ का फ्रॉड था। अब ये किसको गया, इंस्पेक्टर सबमिट तो सीजी करेगा ना, जो 223 में देखा था इंस्पेक्टर रिपोर्ट, चाहे वो इंटरिम हो या फाइनल रिपोर्ट हो। अब सीजी क्या करेगा सर, सीजी एक्शन लेगा, सिंपल ये सेक्शन मतलब एक्शन टू बी टेकन। क्या क्या एक्शन ले सकता है, किस बेसिस पे, इंस्पेक्टर रिपोर्ट के बेसिस पे। सिंपल समझो क्या क्या एक्शन लेगा, कौन सा सीजी। अब सीजी को एक्शन लेना है कि सीजी को सीईओ को पनिश करना है, डायरेक्टर को पनिश करना है, एमडी पनिश करना है, पूरे कंपनी को पनिश करना है, ठीक है। अब सीजी एक्शन लेगा, देखो सीजी एक्शन लेगा, अब क्या क्या है देखो, देखो क्या बोला है, इन फॉर्म इंस्पेक्टर रिपोर्ट मेड अंडर सेक्शन 223 देखो इन सेक्शन इट अपियर्स टू सीजी दैट एनी पर्सन, एनी पर्सन सर, एनी पर्सन सर, एनी पर्सन दैट इज सीईओ, जो हमने पीछे देखा, दैट इज डायरेक्टर, दैट इज एमडी, ठीक है, एनी पर्सन हैज इन रिलेशन टू कंपनी whose affairs has been investigated अंडर दिस चैप्टर। समझते अभी कुछ नहीं, देखो सिंपल मैं बता रहा हूँ, अंडर दिस चैप्टर हैव बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है, फॉर विच बताऊंगा सर, बताऊंगा आराम से, फॉर विच सीजी इतना लाइन सर क्यों लिखवाया सर आपने, देखो मैं अगर क्लियर कर देता हूँ, देखो आराम से, कोई सेक्शन कुछ है ही नहीं सर, सिंपल बात है। इंस्पेक्टर रिपोर्ट भेजा, सीजी को लगा कि हाँ इंस्पेक्टर ने बोल दिया ये सीईओ मिला हुआ था तो सिंपल सी सर क्या बोला सर, इन फॉर्म इंस्पेक्टर रिपोर्ट मेड अंडर सेक्शन 223 में जो इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट भेजा, इट अपियर्स, वो देख के रिपोर्ट ऐसा लगता है ना सीजी को, दैट जो पर्सन है ना, पर्सन हैज इन रिलेशन टू कंपनी, जो कंपनी के रिलेशन में थे, मतलब सीईओ था, डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, हुज अफेयर्स, मतलब उसके ना काम को देखा गया, इन्वेस्टिगेट किया गया उसके काम को, ठीक है। इस चैप्टर इंक्वायरी इंस्पेक्शन द्वारा इस काम का इन्वेस्टिगेट किया गया, पता लगाया गया, उससे बातें की गई, एंड पता चला सर वो है ना हैज बीन गिल्टी ऑफ ऑफेंस, वो था ना गलत किए हुए थे, फ्रॉड किए हुए थे, या मान लो कुछ भी मिस फ्रॉड किए हुए थे, या मान लो कुछ भी मिस प्रेजेंटेशन थे, मतलब कुछ भी गिल्टी ऑफ ऑफेंस है सर, कुछ भी ऑफेंस कर रखा है उन्होंने। कौन सर, ये पर्सन, किस बेसिस पे, इंस्पेक्टर रिपोर्ट के बेसिस पे, ठीक है, फॉर विच, अब सीजी को क्या लगता है, मे प्रोसिक्यूट सच पर्सन फॉर सच में, मतलब इंस्पेक्टर ने सीजी को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिया, इसमें सीईओ एमडी थे, अब सीजी ने क्या किया, इस इन्वेस्टिगेशन को टर्न करके क्या कर दिया, प्रोसिक्यूशन कर दिया, प्रोसिक्यूट कर दिया, किसको सर, एमडी को, मतलब इस पे कोर्ट कचहरी, अब मामला दर्ज हो गया इस पे, मतलब हाँ तुम भाई हो, तुम अब पेनल्टी पे करोगे, तुम ऑफेंस की हो, तुमने ऑफेंस किया, कंपनी ने फ्रॉड किया, क्योंकि हमारे इंस्पेक्टर रिपोर्ट पे हमें भी लग रहा है, क्योंकि सीजी यहाँ पे मे है, हमें भी लग रहा है मे प्रोसिक्यूट सच पर्सन, तुमने गलत किया है, इंस्पेक्टर रिपोर्ट भी है, और हमें भी लग रहा है तुमने गलत किया है, तो तुम्हें अब प्रोसिक्यूशन चलेगा, इन्वेस्टिगेशन खत्म, अब प्रोसिक्यूशन होगा, अब तुमसे रिकवरी का प्रोसीडिंग करेंगे तो सर सिंपल सी बात है सर, किस बेसिस पे सीजी आपसे किसी कंपनी में प्रोसिक्यूट कर सकता है सर, इंस्पेक्टर रिपोर्ट के बेसिस पे, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, इंस्पेक्टर रिपोर्ट के बेसिस है,
क्योंकि सीजी को लगता है, इंस्पेक्टर लगता है कि जो पर्सन है ना वो कंपनी में जो कंपनी रिलेशन वाले पर्सन है, जो एमडी होते हैं, सिंपल सी बात है, उनको इन्वेस्टिगेट किया, किसने इन्वेस्टिगेट किया? इंस्पेक्टर ने। डैट वो पर्सन है ना सर गिल्टी ऑफ ऑफेंस है, उन्होंने कुछ क्राइम कर रखा है कंपनी में, फ्रॉड कर रखा है, मिसप्रेजेंटेशन दिया है, क्राइम ऑफेंस कुछ भी हो सकता है, ऐसा ऑफेंस किया जो गलती है, कंपनी के डिफ्रॉड कर रहे हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स मेंबर्स को डिफ्रॉड कर रहे हैं, तो क्या कर सकता है सीजी, क्या कर सकता है? उनको प्रोसिक्यूट कर सकता है। प्रोसिक्यूट मतलब सर देखो इन्वेस्टिगेशन बस अभी पूछताछ हुआ था, मतलब हमें पता था कुछ फ्रॉड है सर, कितने अमाउंट कुछ क्लियर नहीं था, अब क्या प्रोसिक्यूट है, अब हम तुम्हें पता है कि तुमने ही गलती किया है, या तो कबूलो, या तो पेनल्टी दो, या तो चलो ठीक है कोर्ट कचहरी चलते रहेगा हमारे तुम्हारे बीच में अब ठीक है, तो यही था सर। सिंपल 224 यही होता है, क्या एक्शन लेगा सीजी, एक्शन क्या लेगा, किस बेसिस पे 223 की रिपोर्ट में, तो सिंपल एक्शन क्या लिया उसने, इन्वेस्टिगेशन को टर्न करके प्रोसिक्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सीजी को भी लग गया कि हाँ ये बंदे लोग गलत थे। सिंपल सी बात है, इन्वेस्टिगेशन टर्न्स इनटू प्रोसिक्यूशन। सर और देखो और सर सुमोटो, या इंटीमेट, ठीक है, मतलब सर अगर सीजी को लग रहा ना ये कंपनी फ्रॉडुलेंट है, कंपनी पूरा फ्रॉड है, ये कंपनी जगदीश लिमिटेड है ये पूरा कंपनी फ्रॉड वाली है, तो सीजी चाहे तो उस कंपनी का उस रिपोर्ट, इंस्पेक्टर रिपोर्ट के बेसिस पे कंपनी को वाइंडिंग अप भी कर सकती है, एंड क्या कर सकती है, एंड रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट बाय सेलिंग द प्रॉपर्टी। देखो सिंपल देखो यहाँ पे ना सिंपल समझो, ये पूछा हमसे सेक्शन, ये पूछा कि क्या क्या एक्शन लेगी इन परसों में इंस्पेक्टर रिपोर्ट को देख के क्या क्या एक्शन लेगी एग्जामिनेशन तो रिपोर्ट आता है, मान लो फेल करके क्या रिपोर्ट आता है एग्जामिनेशन फेल करके, तो क्या एक्शन लोगे भाई, अब से मैं स्टडी मैट पढ़ूंगा, मैं आरटीपी पढ़ूंगा, मैं एमटीपी पढ़ूंगा, अब से मैं इंस्टाग्राम को वाइंड अप कर दूंगा, मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा ही नहीं, मैं फेसबुक चलाऊंगा नहीं, तो वाइंडिंग अप कर दिया ना तुमने खुद को। सीजी को तो वापस तुम्हारा रिपोर्ट गया, सामने पापा ने क्या बोला, तुम्हारा इंस्टाग्राम खत्म, ये तुम्हारा रिपोर्ट था, इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दिया, पापा को दिया, पापा सीजी थे, पापा ने क्या किया, पूरा इंस्टाग्राम ही बंद करा दिया, तुम्हारा फेसबुक ही बंद करा दिया, वाइंड अप दे दिया, या तुम्हें बोल दिए कि अब तुम्हें स्टडी मैट पढ़ो बेटा एग्जामिनेशन के लिए, या तुम्हारे आरटीपी के लिए पढ़ो, क्या पापा भी हो सकते सीए पढ़े हो, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। सीजी भी ये सब दे सकता है, किस बेसिस पे, ये 223 के रिपोर्ट के बेसिस, तुम्हारा रिपोर्ट आया फेल, इस बेसिस पे पास कर जाओगे तो प्रोसिक्यूशन होगा ही नहीं, तुम यहीं पे लड्डू मिठाई खाओ, पार्टी वार्टी करो बैठ के, होप सब पास करोगे यार, क्रॉस फिंगर्स, ठीक है। फ्रॉड वाले केस में भी, ठीक है, कंपनी फ्रॉड है तो सीजी सुमोटो खुद से देख के कंपनी का वाइंडिंग ऑर्डर दे सकती है, एंड रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट, कुछ भी अमाउंट है उसके प्रॉपर्टी को सेल करके ले सकती है। सर यहाँ भी सर याद रखना, यहाँ भी प्रॉपर्टी सेल करने का फायदा क्या हो गया, सब फ्रीज कर दिया था हमने उधर एसेट्स, फ्रीज कर दिया था तो डिस्पोज ही नहीं हुआ कोई एसेट, प्रॉपर्टी अभी भी एकदम लाइव खड़ी है, तो हम उसको बेच कर रिकवरी ले सकते हैं अपने अमाउंट का, या कोई भी, और रिकवरी ऑफ एनी डैमेज, ठीक है, मान लो कोई भी डैमेज कर रखा, डैमेज इन सेंस क्या, तोड़फोड़, हाँ तोड़फोड़ ही कर सकते हो, या मान लो कुछ भी डैमेज, किसी को फाइनेंशियली कोई डैमेज हुआ, किसी क्रेडिटर को ना डैमेज हुआ, मतलब सिंपल सा डैमेज इन सेंस ऑफ नुकसान हुआ, सर नुकसान हुआ तुम्हारे वजह से, तुमने जो फ्रॉड किया ना बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, तो उसका रिकवरी भी कर सकती है सीजी, डैमेज कर सकती है रिकवरी ऑफ डैमेज भी कर सकती है। या मान लो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तुमने ऐसा ऐसा फ्रॉड इन्फॉर्मेशन दिया, उसने क्या किया, एक्चुअली अपॉइंट कर लिया, उसने ये अपॉइंट कर लिया, उसने वो अपॉइंट कर लिया, पता चला तुम्हारी कंपनी में ये सब था ही नहीं, उसने बहुत सारे मेंबर्स अपॉइंट कर लिए फ्रॉड तुम्हारे के लिए, जैसे हमने पढ़ा था सर कि एसएफआईओ वाली टीम में डायरेक्टर हेडेड होता है, उसके बाद में टीम मेंबर्स होते हैं, कोई भी क्वालिफिकेशन, तुमने बोल दिया कंपनी में कि हमारे कंपनी में है ना ये हमारे कंपनी में सिक्योरिटीज़ भी होता है, तुमने कैपिटल मार्केट बंदा अपॉइंट किया, तुमने ये अपॉइंट वो अपॉइंट कर लिया, सबका फीस 1-1 लाख रुपये है। अब ये कंपनी पास आया, पता चला कंपनी ने कुछ दिया ही नहीं था, अब तुम्हें तो डैमेज हुआ सीजी, क्योंकि तुमने ये सब बड़े बड़े बंदे को लोग को अपॉइंट किया, तो इसका रिकवरी भी कर सकती है। तो सिंपल 2 चीज़ है, देखो 3 चीज़ हुआ है, या तो तुम क्या कर सकते हो, किसी पर्सन जो मिले हुए उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हो, उनको क्या कर सकते हो, उनसे पेनल्टी ले सकते हो, उनसे प्रोसिक्यूशन चालू हो सकता है, मतलब कोर्ट कचहरी चालू हो गया आपका, उस पर्सन फ्रॉड दोषित कहला गया। सेकंड क्या है सर, सेकंड सीजी सुमोटो क्या कर सकती है सर, सुमोटो वाइंडिंग ऑर्डर दे सकती है, और क्या कर सकती है, और रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, एनी ऑफ अमाउंट, रिकवरी कोई भी अमाउंट कर सकती है बाय सेलिंग द एसेट, उसके प्रॉपर्टी सेल करके सीजी क्या कर सकती है, एसेट को रिकवरी कर सकती है, प्रॉपर्टी को पैसे को रिकवर कर सकती है। और सर कुछ भी डैमेज हुआ, जैसे मान लो ये मैंने एग्जांपल दिया, इसके भी डैमेज क्या कर सकते हैं सीजी, पैसा ले सकती है, ठीक है
और सर ये देखो, ये तो गलत, ये तो एक तरह सीजी के पावर हुए, तो कंपनी के अपोजिट में जा रहा है सर, कंपनी के फेवर ही जा सकता है। सीजी में ऑल्सो इम्यून, मतलब सिंपल, अगर कोई पेनल्टी वेनल्टी लग रहा है किसी पर्सन पे, इंस्पेक्टर रिपोर्ट में लिखा हुआ है 20 करोड़ की पेनल्टी लगनी है सीईओ को, सीजी चाहे तो उसको बचा भी सकती है। तो मे है सर, याद रखना सर, इसको कम इंपॉर्टेंट देना, बट यहाँ तक तो पूरा याद रखना सर। ये सब सेक्शन की बात है कि रिपोर्ट देके क्या क्या हो सकता है। तो सीजी का तो मान लो सीईओ को लिखा हुआ है कि 20 करोड़ की पेनल्टी लगनी है, तो सीजी उसको इम्यून भी कर सकता है अपने डायरेक्शन पे। ठीक है सर, इतनी बातें लिखी गई है। देखो ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, बट इतनी आपको आना चाहिए। देखो हर सेक्शन में कुछ बातें, देखो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है ना, वो 218 तक बातें कर लिया, एक सेक्शन और इंपॉर्टेंट आएगा, बस ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़िया सर, हो गया सर, ये तो हो गया सर। नेक्स्ट सर, सर ये क्या सर, सर एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन सर ये तो हमने पढ़ा था सर, एक्सपेंसेस सर, कुछ याद आ रहा है सर, 25,000 रुपया। भाई ये तो तुम्हारा सिक्योरिटी मनी था, ये कोई एक्सपेंस थोड़ी था, ये तो तुम्हें रिफंड भी हो जाएगा। अगर कब रिफंड, इफ इन्वेस्टिगेशन टर्न्स इनटू प्रोसिक्यूशन, मतलब हाँ, तुमने जो एप्लीकेशन डाला था ना बिल्कुल सही था, वो इन्वेस्टिगेशन किया हमने, पता चला कि सब लोग दोषी थे, तो ये रिफंड भी हो जाता है। बट सर यहाँ पे क्या बोला सर, कौन सी एक्सपेंसेस है, देखो कौन सी एक्सपेंसेस से बातें किया है यहाँ पे सर, एक्सपेंसेस से बातें किया है ये जो एसएफआईओ के लोग हैं ना, एसएफआईओ के लोग, इनको क्या कर, एसएफआईओ के लोग को अपॉइंट किया हमने, एसएफआईओ के लोग को अपॉइंट किया। ठीक है, अब जो एसएफआईओ के लोगों को अपॉइंट किया ना सर, इनका खर्चा भी तो होगा सर, एसएफआईओ लोगों को अपॉइंट करने का सर, इनका खर्च भी तो होगा एसएफआईओ लोगों को अपॉइंट करने का। हाँ सर, खर्च होगा इनका अपॉइंट करने का। तो सर ये कौन बियर करेगा, ये मान लो एसएफआईओ का हेड आदमी है, ये हेड डायरेक्टर है, ये उसके मान लो सीएस अपॉइंट किया, हमने देखा था कुछ भी मेंबर्स, टीम मेंबर्स हो सकते, सीए है सर, इसका एक्सपेंस कौन अपॉइंट, कौन बियर करेगा सर इसका एक्सपेंस, सोचो ना सर। आप नॉर्मल सोचो कि इतने सारे खर्चे, मान लो बहुत सारे लोग अपॉइंट है, मान लो ये तो 2 महीने मजाक लेना, मान लो हर जगह क्या आ रहा है, एक आदमी और ये कैपिटल मार्केट बंदा अपॉइंट हो रहा है, मान लो इनके आने जाने खर्च लग रहा है, सब कुछ खर्च लग रहा है, कौन बियर करेगा सर। ये आपने 25,000 देखे तो आप लोग को बस एप्लीकेशन ट्रिगर किया था, ये 25,000 इनका पेट पल जाएगा, काम हो जाएगा, सीजी घाटे में चली जाएगी अगर प्रोसिक्यूशन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो। देखो सर क्या बोला, ये एक्सपेंसेस बात किया है, इसको छोड़ के, ये एक्सपेंस को छोड़ के जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं ना ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जो भी एक्सपेंसेस आए ना इन्वेस्टिगेशन पे, उसकी बात किया है। मान लो इसका 10 लाख का फीस था पूरा इन्वेस्टिगेशन का, इसका 25 लाख का फीस था, इसका मान लो 10 लाख का इसका ही फीस था, तो सोचो ना 2-3 करोड़ तो खर्च इनका एसएफआईओ की टीम का हो जाएगा। या मान लो कोई भी इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर का खर्च 2 करोड़ रुपया है, तो कौन बियर करेगा। तो देखो वही सर, वो एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा अदर देन ये वाला एक्सपेंस, ये तो एप्लीकेशन फीस है, इसको छोड़ के तो इन्वेस्टिगेशन खर्चा कौन बियर करेगा देखो ऐसा समझो, सबसे पहले सीजी बियर करेगा, सबसे पहले सीजी बियर करेगा। ठीक है, मतलब सर देखो, एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल बी डिफरेड, मतलब बियर करना, शैल बी डिफरेड बाय फर्स्ट सीजी हिमसेल्फ। सर एग्जांपल बताओ, देखो ऑडिट करने जाते हो आप, ऑब्वियस ही बात है, आर्टिकलशिप कर रहे हो, ऑडिट करने जा रहे हो, आपको जाना है दिल्ली से गुड़गांव, यहाँ क्या है, यहाँ पे कोई फॉर्म है, उसकी ऑडिट करनी है, तो ये मेट्रो का जो खर्च लगा आपको, मेट्रो का मान लो 100 रुपीज़ लगा, ये पहले किसने बेयर किया। मान लो पहले आप कन्वेंस बनाते हो अपना, मतलब मंथ एंड में क्या करते हो, कन्वेंस बनाते हो, कन्वेंस में लिखते हो 4300 महीने का खर्च है मेरा, तो भाई फर्स्ट किसने बेयर किया, फर्स्ट ये बंदे ने खुद ने बेयर किया ना। सो यहाँ भी यही लिखा है, एक्सपेंस जो भी इन्वेस्टिगेशन का होगा ना पहले बियर करेगा कौन, सीजी हिमसेल्फ, मतलब जो भी एक्सपेंस लगा ना वो सीजी अपने अकाउंट से देते रहेगा, जो भी टैक्स मनी से पे करते हैं ना बस उसके पैसे निकाल के इंस्पेक्टर को देगा, ये लो तुम 20 लाख रुपए लो, ये 30 लाख रुपए लो, ये 40 लाख रुपए लो। तो पहला बियर, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया सर, सबसे पहले कौन बियर करेगा, सीजी हिमसेल्फ बियर करेगा, मतलब सीजी बोलेगा उड़ाएगा, दिल खोल के उड़ाएगा। उसके बाद क्या बोला सर, उसके बाद बोला
उसके बाद बोला हिमसेल्फ किया। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल बी रिम्बर्स्ड। जैसे हम आर्टिकलशिप में एक एक्सपेंस करके रिम्बर्समेंट लेते हैं ना सर, वही चीज़ है। सीजी पहले खर्च दिल खोल के करेगा। हम भी क्या करते हैं, हमारा खर्च 3,000 का हुआ हम रिम्बर्समेंट दिखाते हैं 4300। हो सकता है सीजी भी क्या करे, दिल खोल के 1 करोड़ खर्च कर दे और रिम्बर्समेंट करने टाइम 5 करोड़ इकट्ठा कर ले, बोले भाई हमने इतना खर्च किया था। बट ठीक है, थोड़ा रिपोर्टिंग होती है, बट मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। तो पहले खर्च कौन करेगा, पहले करेगा सीजी खर्च करेगा। उसको क्या करेगा, रिम्बर्स लेगा। किससे सर रिम्बर्समेंट करवाएगा, देखो सर इंपॉर्टेंट, ये हटा रहा हूँ मैं, शैल बी रिम्बर्स। देखो पहले, देखो एग्जांपल, पहले खर्च सीजी को करना है, उसके बाद क्या करेगा सीजी रिम्बर्समेंट करता है। तुमने जितना सीजी ने जितना खर्च किया ना, उसका पैसा वसूली करेगा। किससे वसूली करेगा, शैल बी रिम्बर्समेंट बाय फॉलोइंग पर्सन। इन लोगों से क्या करेगा, वसूली करेगा। ठीक है, कौन कौन सर एनी पर्सन हु इज कन्विक्टेड ऑन प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड। सर मतलब सर सिंपल सी बात, वो सीईओ सर, वो डायरेक्टर सर, वो एमडी, उनका क्या हुआ सर, उनको इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर आया था, इंस्पेक्टर रिपोर्ट आया था। अब क्या किया गया था, उनको क्या किया, उनको प्रोसिक्यूशन ऑर्डर भी आ गया। तो सिंपल सी बात है, तुमने क्राइम कर रखा है सर, तो आपसे वसूली करेंगे ना। सीईओ आपका ऐप करो, देखो मैंने खर्च किया था, मान लो एग्जांपल सीजी ने खर्च किया था 5 करोड़ रुपीज़, तो भाई ये सीईओ से 2 करोड़ रुपये इन्वेस्ट लेंगे, डायरेक्टर से 3 करोड़ रुपये लेंगे, और डायरेक्टर से 2 करोड़ रुपये लेंगे, और एमडी से 1 करोड़ रुपये लेंगे। वो जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट बियर कौन करेगा, सीजी बियर करेगा। उसका रिम्बर्समेंट किससे लेगा, ऑन फॉलोइंग पर्सन, या तो वो जो पर्सन्स जो कन्विक्टेड ऑन प्रोसिक्यूशन, जिनको कन्विक्टेड कर दिया गया, कन्विक्टेड घोषित कर दिया गया सीजी के द्वारा कि भाई तुम लोग तो दोषी थे, तुम पैसा दोगे, तो उनसे रिम्बर्स किया जाएगा। और सर और किन से रिम्बर्स किया जाएगा, या और सर एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट in whose name सर ये सर ये क्या हुआ सर, देखो मैंने आपको बताया था सर, देखो एक तो उन पर्सन से लिया जाएगा जो प्रोसिक्यूशन कन्वर्ट हो गया उन पे। जैसे मान लो कि कंपनी में फ्रॉड हो रहा था, तो कंपनी में वो लोग मिले पड़े थे ना, उन पे क्या हो गया, प्रोसिक्यूशन चालू हो गया सर ये क्या है सर, देखो ये वो चीज़ है, थोड़ा लिंक करवाता हूँ, रुक जाओ। हाँ ये देखो, ये है सर, ये है 219 वाले सर, 219 वाले सर दैट इज रिलेटेड कंपनीज सर, एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इन हुज नेम प्रोसीडिंग आर बॉट टू बी इनिशिएटेड। मतलब अब पहले स्टार्टिंग में तुम्हारे पास कुछ प्रोसीडिंग नहीं हुआ था, बट बाद में क्या हुआ, तुम्हारे पर प्रोसीडिंग चला और तुम क्या हुआ, प्रोसिक्यूट हो गया उस चीज़ में, मतलब प्रोसीडिंग चलना चालू हो गया सर। रिलेटेड कंपनी वाला याद है 219 में, देखो 219 में क्या हुआ था, मान लो कि इस कंपनी पे हुआ था, मान लो ABC कोई कंपनी थी 2008-9 में, तो इस टाइम पे इसके कौन कौन रिलेटेड पार्टी थे। इसमें क्या बोला सर, इसमें 219 बोला कि आपके रिलेटेड पार्टी पे भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता था। तो स्टार्टिंग से तो नहीं पता था ना कि इसको प्रोसीडिंग होना कि नहीं होना है। 219 सेक्शन पे आया तब पता चला कि आपके रिलेटेड पार्टी पे प्रोसीडिंग हो जाता है। तो हो सकता है बाद में पता चला कि रिलेटेड पार्टी में ही सारा झोल था। तो इनिशियली तो हमें नहीं पता चला ना, बट हमें बाद में पता चला, आर बॉट टू बी इनिशिएटेड, मतलब बाद में पता चला कि हाँ यार इस पे भी तो प्रोसीडिंग होना है, ये भी पार्टी 50 करोड़ के फ्रॉड मिली हुई थी। तो इन पार्टी पे भी ना, इन पार्टी पे क्या हो सकता है, रिम्बर्समेंट के लिए भी हम क्लेम कर सकते हैं। देखो ये ऐसे, देखो यहाँ पे बॉट टू बी इनिशिएटिव मतलब यहाँ ये नहीं लिखा रिलेटेड पार्टी सर, इंटरप्रिटेशन यही बन रहा है सर, क्योंकि स्टार्टिंग में वो पार्टी कौन सी नहीं आती, जो रिलेटेड वाली पार्टी होती है। जो 219 में लिखा गया है कि जो भी कंपनी मैनेज बाय MD होता है, या जो भी कंपनी आपकी रिलेटेड है, या हैज़ बिन रिलेटेड एट एनी टाइम एट एनी रिलेटेड पीरियड 2008-2009 में जो रिलेटेड थी। तो स्टार्टिंग में तो उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था ना, स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन तो आपकी इस कंपनी में हुआ था, ABC लिमिटेड हुआ था। बाद में पता चला कि 2008-9 में आपकी ये कंपनी ABC की ये सब्सिडरी है, ये होल्डिंग है, तो 219 सेक्शन के बेसिस पे हमने इनका भी इन्वेस्टिगेशन किया था। तो बाद में पता चला यार ये भी तो मिली हुई थी, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, रिम्बर्समेंट करा सकते हैं इन पार्टी से। याद रखना ये विच आर बॉट टू बी इनिशिएटेड।
ठीक है, एनी प्रोसीडिंग। ठीक है सर। सर और सर और सीजी क्या करे सर? सीजी किसी पार्टी को भी डैमेज पे करने बोले, उनसे भी। सर सिंपल यहाँ वर्डिंग क्या लिखा हुआ है सर? सर हु हैज़, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, हु हैज़ ऑर्डर टू पे डैमेज। मतलब सर मान लो ये कंपनी का जगदीश था, सीजी ने बोला भाई तेरा ऑडिटर तू भी क्या करेगा, तू भी डैमेज पे करेगा, सिंपल ये ऑडिटर। तो यहाँ बोला कि जो भी पार्टी को सीजी ने बोला ना डैमेज पे करने के लिए, उनको भी क्या कर सकते, उनसे भी रिम्बर्समेंट लिया जा सकता है। तो सर 3 पार्टी को, कौन कौन सर? तीन कौन कौन हुए सर? जिन पे इंस्पेक्टर रिपोर्ट आया, इन पे प्रोसिक्यूशन चल गया, जो पर्सन लोग थे मिले हुए थे उन पर प्रोसिक्यूशन चालू हो गया, उनसे भी रिम्बर्समेंट हो सकता है। फर्स्ट खर्च सीजी कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, सीजी अब रिम्बर्स कर रही है पैसा को। सीजी ने दिल खोल के खर्च कर दिया, अब सीजी इकट्ठा कर रही है पैसे पर जो पार्टी प्रोसिक्यूशन में आई। सेकंड क्या था सर? कोई भी एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो स्टार्टिंग से इन्वेस्टिगेशन में नहीं थी, बट 219 सेक्शन क्या बोला, रिलेटेड कंपनी। तो रिलेटेड कंपनी में आती है, हमने उनके रिलेटेड कंपनी में चेक किया 2008-9 में, पता चला यार ये भी तो इन्वेस्टिगेशन में, तो विच आर ब्रॉट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, जो बाद में आके इनिशिएटेड चालू हो गए। सर थर्ड से सिंपल बात, सीजी ने जिस पार्टी को बोला कि तो जो पेड डैमेज करना है, सीजी उनसे भी आके रिकवरी में कर सकती है, रिम्बर्समेंट कर सकती है। सीजी ने बोला कि ऑडिटर तू भी मिला हुआ था, तेरे को भी कुछ अमाउंट डैमेज का पे करना है, तो सीजी बाद में भी आके बोल सकते हैं ऑडिटर तू भी क्या करेगा, तू भी प्रोसीडिंग खर्च देगा, तू तेरे से भी रिम्बर्समेंट लेंगे, क्योंकि तू भी डैमेज पे करा, मतलब तू भी कहीं ना कहीं मिला हुआ था ना, एक काम कर तू भी रिम्बर्समेंट दे, तू भी रिम्बर्समेंट क्या कर 50 लाख तू भी दे मेरे को। तो कर सकती है सर, 3 लोगों से सीजी कर सकती है। ठीक है सर। अमाउंट देखो यहाँ पे सीजी ने बोला कि तू खर्च कर, बट सर अमाउंट तो सिंपल सर, अमाउंट कौन डिसाइड करेगा? क्वेश्चन बनता है सर, अमाउंट कौन डिसाइड करेगा सर? सीजी ने तो बोल दिया ना सर कि बस ये पार्टी खर्च करेगी, इस पार्टी से हम रिम्बर्समेंट लेंगे, इस पार्टी से रिम्बर्समेंट लेंगे, इस पार्टी में लेंगे। सर टू द व्हाट एक्सटेंट सर, किस एक्सटेंट तक जाकर रिम्बर्समेंट ले सकते हैं सर? मान लो हम बोल दिए 50 करोड़ हम ऑडिटर्स लेंगे, 40 करोड़ इससे लेंगे, नहीं सर, एक अमाउंट डिसाइड किया टू व्हाट एक्सटेंट, किस लिमिट तक सर, टू व्हाट एक्सटेंट। तो सर ये कौन डिसाइड करेगा? सर डिसाइड बाय ट्राइब्यूनल। सर याद रखना सर, कौन डिसाइड करेगा? मतलब ऐसा नहीं बोल सकता ऑडिटर को, ऑडिटर तू 5 करोड़ दे, नहीं, ये एक्सटेंट डिसाइड करेगा सर ट्राइब्यूनल, मतलब लिमिट डिसाइड करेगा बाय ट्राइब्यूनल। ठीक है सर, गॉट इट। देखो सिंपल इसको समरी करना था, ठीक है, समअप करता हूँ। ठीक है, देखो एक्सपेंस किसे करना है, सीजी करना है। सीजी किन किन से इनका रिम्बर्समेंट ले सकता है? जो पर्सन प्रोसिक्यूशन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, जो भी सीईओ था, सीएफओ था, उनका प्रोसिक्यूशन हो गया, मतलब वो मान लिया कि दोषी है, उनसे रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। और सर सीजी ने जिसको ऑर्डर पे किया था डैमेज करने का, भाई तू डैमेज पे करना ना, तो भी रिम्बर्समेंट भी देगा तुम्हें को थोड़ा सा, ठीक है। सर और सर कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो स्टार्टिंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, बट 219 सेक्शन रिलेटेड कंपनी आके पता चला ना यार ये कंपनी ना 2008 में 9 में मिली हुई थी, इनसे भी हम रिकवरी करेंगे। भाई हम बस वो पैसा रिकवरी कर रहे हैं ना, तो फ्रॉड का पैसा रिकवरी नहीं कर रहे हैं हम, बस वो पैसा रिकवरी कर रहे हैं जो हमारा कॉस्ट लगा इन्वेस्टिगेशन में, हमने जो अपॉइंटमेंट किया ना, वो सबका पैसा रिकवरी 200 इसमें हो रहा है, 225 में हो रहा है, एक्सपेंस जो एक्सपेंस लगे सर। यहाँ कोई फ्रॉड का पैसा नहीं रिकवर हो रहा कि फ्रॉड कितना किया उसका पैसा, यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन का पैसा रिकवर हो रहा है, जो हमने पर्सन अपॉइंट किया ना उसका रिम्बर्समेंट दो। सर किससे कितना एक्सटेंट तक ले सकते हैं वो कौन डिसाइड करेगा? सर वो ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा सर। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ रहा होगा, देखो मैं सारा सेक्शन क्लियर करते जाऊँ, एक क्वेश्चन और आएगा सर। सर मान लो सर इन्वेस्टिगेशन है सर ये प्रोसिक्यूशन में बदला ही नहीं सर। अब प्रोसिक्यूशन बदला ही नहीं तो कोई पार्टी दोषी नहीं होगा, मतलब सब क्या है, दोषी ही नहीं होगा, सब ट्रू है, सब नीट एंड क्लीन है। अब सब नीट एंड क्लीन, अब मान लो इन्वेस्टिगेशन अच्छा खासा लग चुका है, खर्च तो मान लो 50 करोड़ लग चुका है, मान लो सपोज 50 करोड़ लग चुका है। अब सर कोई प्रोसिक्यूशन में आया ही नहीं, सीईओ सीएफओ सब साफ थे, सीजी ने किसी को डैमेज पे करने के लिए बोला ही नहीं, कोई बॉडी कॉर्पोरेट मिला ही नहीं जो इन्वेस्टिगेशन जिनको मिले हुए थे इस फ्रॉड में, कुछ था ही नहीं। अब 50 करोड़ का तो खर्च लग गया इन्वेस्टिगेशन का। अब सर अब तो ये भी रिकवर कर सकते हैं। मान लो प्रोसिक्यूशन में कन्वर्ट भी नहीं हुआ ना, तो ये बोला है, लॉ बोला है, लॉ की लैंग्वेज क्या है सर सुनो, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। लॉ की लैंग्वेज क्या है? इफ़ प्रोसिक्यूशन में कन्वर्ट नहीं हुआ ना, मान लो कुछ हुआ ही नहीं, बट हमारा खर्च तो लग गया सीजी का,
सीजी ने एक्सपेंस तो कर दिया। अब सोचो गवर्नमेंट हमें जीएसटी और इनकम टैक्स में पैसा छोड़ती नहीं है, यहाँ तो उसने 50 करोड़ इन्वेस्टिगेशन कर दिया। तो इसने सीजी ने ये बोला ना, हमने तुम्हारा है ना पूजा पाठ करवाया। मान लो कि कंपनी का क्या किया, कंपनी का हवन करवाया, मतलब बोला कि हमने तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करके तुमको शुद्ध कर दिया, मतलब हमने देख लिया तुम्हारे कुछ नहीं है, इस शुद्ध करने का ना मेरे को 50 करोड़ का पैसा दो। सिंपल सी बात है। सोचो इन्वेस्टिगेशन भी कर दिया कंपनी का, अब है ना, अब बोल रही है ना, अब बोल रही है, लॉ ये बोल रहा है कि देखो प्रोसिक्यूशन तो नहीं हुआ, बट हमने तुम्हारी कंपनी का ना हवन करवाया। हवन मतलब इन्वेस्टिगेशन करवाया, बहुत सारे लोग आए, तुम्हारी कंपनी का नाम साफ करे। तो मैं बता, तुम्हारी कंपनी बहुत सही है यार, अब हमको क्या कहते हैं, बटर तो करना पड़ेगा, बटरिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करेंगे तो ये 50 करोड़ खर्चा आए कहाँ से। तो ये कंपनी को बोला कि यार तुम्हारी कंपनी का हमने इन्वेस्टिगेशन करवाया यार, चलो कुछ नहीं निकला, बट हमने तुम्हारी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करवाया, हवन कर दिया सर, पूरे कंपनी का चिट्ठा पर्चा खोल दिया, तुमको एक गारंटी दे दिया तुम्हारी कंपनी सब कुछ अच्छा चल रहा है। कंपनी बोली कितना बटरिंग करोगे यार, कितना पैसा चाहिए। तो यहाँ कंपनी नहीं बोल सकती, यहाँ सीजी डिसाइड करेगा। ठीक है, मान लो कंपनी से बोलते यार कंपनी 20 करोड़ दे दो यार, तुम्हारा हवन करवाया हमने यार, या मान लो जिसने भी एप्लीकेशन डाला ना उनसे भी ले सकता है। भाई तुम एप्लीकेशन डाल रहे हो, कुछ प्रोसिक्यूशन हुआ ही नहीं, एक तो तुम्हारा 25,000 भी गया, और जो कॉस्ट लगा ना उसमें से काम करो 50 करोड़ नहीं, कम से कम 5 करोड़ तो दे दो यार कम से कम। तो ये सीजी डिसाइड करेगा सर। देखो इन्वेस्टिगेशन इनटू प्रोसिक्यूशन हुआ, तब तो जो दोषी है हम उनसे रिम्बर्समेंट ले लेंगे। भाई तुम दोषी हो, तुम हमारा रिम्बर्समेंट हो, तुम्हारे चक्कर में इन्वेस्टिगेशन खर्च हुआ है, तुमने ही फ्रॉड किया था ना, तुम दोषी हो, रिम्बर्समेंट दो हमें। बट इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन में कन्वर्ट ही नहीं हुआ सर, कुछ कांड ही नहीं हुआ कंपनी में। अब कंपनी अब लॉ बोला ना यार, सीजी बोला यार 50 करोड़ खर्च लगे यार, कैसे ले, प्रोसिक्यूशन तो हुआ ही नहीं, कोई तो मिले भी नहीं थे। तो लॉ ने बोला कि घबराओ मत, इतना भी नहीं होगा, तुम्हारे पास पावर है सीजी, तुम क्या करो, तुम कंपनी को बोलो कि हमने तुम्हारा हवन करवाया यार, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन करवाया, कुछ नहीं निकला, तुम परफेक्ट हो, जाओ लोन लो कंपनी में, बस बता रहा हूँ। तो कंपनी भी खुश है यार, चलो हमारा इसी बहाने इन्वेस्टिगेशन तो हो गया। तो सीजी बोला यार कुछ तो दे दो यार, 50 करोड़ नहीं सही, कम से कम 20 करोड़ दे दो, हम डिसाइड करें 20 करोड़ दे दो, बन जाएंगे हम। या मान लो जिसने एप्लीकेशन दिया, बोला बेटा तो बहुत एप्लीकेशन देने का शौक था, कुछ हुआ ही नहीं, प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, एक तो तेरा 25,000 भी गया, कुछ कॉस्ट भी दे दो, दे सकते हो। तो हमारा कॉस्ट 50 करोड़ लग गया, गवर्नमेंट का खर्च लग रहा है। तो ये है इंटरप्रिटेशन, ठीक है, तो ये याद रखना सर। नेक्स्ट सर नेक्स्ट है सर सेक्शन 226। अब देखो सर, अब कुछ नहीं है सर, अब सेक्शन में ज़्यादा दम नहीं है सर, अब हमारा सेक्शन खत्म है, चैप्टर खत्म है, हार्डली 10 मिनट सर और बर्दाश्त करो, 10 से 15 मिनट और बर्दाश्त करो, सेक्शन खत्म कर देंगे सर। 226 क्या बोल रहा है सर? सर वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी शैल नॉट स्टॉप इन्वेस्टिगेशन। मतलब सर मान लो एग्जाम्पल, मान लो जगदीश लिमिटेड था, इंस्पेक्टर अपॉइंट होने वाला था इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसने क्या किया ना, अपने कंपनी का वाइंडिंग अप कर दिया। अब ये बोला कि यार कंपनी बंद, जब कर लो इन्वेस्टिगेशन, किसका करोगे? सर ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपने वाइंडिंग अप कर दिया कंपनी का, या आपने वाइंडिंग अप के लिए एसआर पास कर दिया, आपने वॉलंटरी वाइंडिंग कर दिया, आपने कुछ भी कर दिया। अगर आपका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया ना सर, स्टार्ट हुआ ना आपका इन्वेस्टिगेशन, तो कोई कंपनी ये नहीं बोल सकती हमने अपनी कंपनी बंद करवा दी है, अब हमारी कंपनी ही नहीं है। भाई तुम तो भाग रहे हो, मतलब तुम्हें साफ पता चल गया तुम्हारी नियति खोट है सर। हमने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दिया, तुमने तो कंपनी बंद कर दिया यार, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो सर ये सेक्शन यही बोला सर, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं सर। देखो सर ये सेक्शन ने क्या बोला, an investigation under this chapter may be initiated and no such investigation shall be stopped or suspend on any of following case। सिंपल सर क्या बोला सर,
अगर आपका अंडर द चैप्टर मे बी इनिशिएट आपका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है या चल रहा है, तो कोई भी नो सच इन्वेस्टिगेशन शैल बी स्टॉप, कुछ नहीं हो, कोई नहीं रोक सकता। किस बेसिस पे? इन एनी फॉलोइंग केस, अगर इन तीनों फॉलोइंग केस भी हो गए ना, 3 केस है सर, इन 3 ये 4 केस है ना सर, यहाँ पे ये हो गया ना, अगर कंपनी ये बोलते हैं मेरा ये चल रहा है या ये चल रहा है या ये चल रहा है, ये चल रहा है, प्लीज इन्वेस्टिगेशन रोक दो, तो इन केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं रुक सकता। भाई तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन आ चुका है, तुमने फ्रॉड कर रखा है, अब तुम बोल रहे कंपनी बंद करने जा रहे, वाइंडिंग करने जा रहे, इसलिए मेरा इन्वेस्टिगेशन रोक दो, पागल हो। तो ये 4 केस कौन से सर? ये 4 केस समझना सर। देखो कुछ नहीं है, इफ कंपनी हैज पास्ड SR फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, मतलब सर समझो, मतलब कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो गया, अब कंपनी को लगाना यार बहुत भयानक चीज़ हो सकता है, मतलब सबका चिट्ठा पर्चा खुल सकता है। काम करते हैं जल्दी से, GM बैठाते हैं, जनरल मीटिंग करते हैं, नोटिस लगाते हैं, मेंबर्स बुलाते हैं और SR पास करें, कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग कर सकते हो, कंपनी वॉलंटरी वाइंड अप कर सकती है, ठीक है। कुछ है क्राइटेरिया कि अपने लाइबिलिटीज़ को एक्सटिंग्विश करना पड़ता है, सारी लाइबिलिटीज़ को खत्म करना होता है, बट कंपनी ने कर दिया, और कंपनी ने क्या किया, अपना SR भी पास कर दिया। अब कंपनी ने SR पास कर दिया, अब कंपनी गई इंस्पेक्टर पास, इंस्पेक्टर हमने अपनी कंपनी का वाइंडिंग अप कर दिया। अब हमारे कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, अब हमारी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन मत करो, रोक दो। इंस्पेक्टर बोला भैया 226 सेक्शन है, ये हमें पावर दे रहा है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन स्टॉप नहीं हो सकती अगर स्टार्ट हो चुकी है इन्वेस्टिगेशन। किस बेसिस पे? आपने कंपनी ने ना या SR ही पास कर दिया ना फॉर वॉलंटरी वाइंड अप, हम इन्वेस्टिगेशन अब रोक नहीं सकते, समझे? आप कुछ भी करो, अब इन्वेस्टिगेशन हो के रहेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कंपनी ने अपना SR पास कर दिया फॉर वॉलंटरी वाइंड अप, क्या इन्वेस्टिगेशन रुक सकता है? नहीं रुक सकता। एक बार ट्रेन निकल गई सर तो अगले स्टेशन पे रुक के ही रुकेगी, अब तो फाइनल रिपोर्ट करके ही रुकेगी सर। ये वंदे भारत ट्रेन है, डायरेक्ट कटरा पहुँच के रुकेगी सर, थोड़ा थोड़ा रुकेगी बीच में, लेकिन हाँ डायरेक्ट कटरा पहुँच के रुकेगी, बीच में ज़्यादा नहीं रुकेगी। तो सिंपल, ज़्यादा क्या यहाँ पे रुकेगी नहीं सर, सिंपल सी बात। कंपनी ने SR पास कर दिया, वाइंडिंग अप कर दिया, कंपनी बोली देखो हम अपनी कंपनी को बंद ही कर रहे हैं, प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन रोक दो भाई, प्लीज़ प्लीज़। भाई तुम बंद कर रहे हो, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बहुत सारे लोग फ्रॉड मिले हुए, तुम बंद करके कहाँ जाओगे, पैसा खाओगे? कुछ नहीं रुकने वाला। और सर ये सर कंपनीज एक्ट में देखो 2 जगह वाइंडिंग अप होता है, एक तो कंपनीज एक्ट में वाइंडिंग अप चैप्टर है, या एनी अदर प्रोसीडिंग फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 216। मान लो वाइंडिंग अप में तुमने SR पास कर दिया, या हो सकता है IBC में, तो अब तुम बोले वाइंडिंग अप नहीं करेंगे सर, वाइंडिंग अप कंपनी एक्ट कट रहा है, एक काम करते हैं हम दूसरे एक्ट में जाते हैं, IBC में, बोल दे कि हमने IBC में क्या कर दिया, वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए SR पास कर दिया। मान लो जो भी था बोर्ड रिजोल्यूशन दे दिया, 4 वीक के अंदर सबका वो ले लिया, हम ना कंपनी बंद करें। भाई तुम IBC जाओ, तुम कंपनी से जाओ, कंपनी अब इन्वेस्टिगेशन नहीं रुक सकती। बोला ना ट्रेन निकल गई है तो ट्रेन पहुंच ही रुकेगी। तो तुम कंपनी, यह देखो क्वेश्चन बनते हैं सर, यहाँ से कंपनी गई IBC में, क्वेश्चन आते हैं सर, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप कंपनी IBC में गई, कंपनी ने IBC में वॉलंटरी वाइंड अप के लिए एप्लीकेशन डाल दिया, क्या इन्वेस्टिगेशन रुक सकता है? कभी नहीं रुक सकता सर, इन्वेस्टिगेशन रुक ही नहीं सकता सर, सिंपल समझ लो, ये थंब रूल है। चाहे आप वाइंडिंग अप कर रहे हो, कंपनीज एक्ट वाला वाइंडिंग अप कर रहे हो, या आपने IBC 216 वाला वाइंडिंग अप कर रहे हो, अब इन्वेस्टिगेशन नहीं रुक सकता सर। या एनी एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 241 सर, इसको होल्ड करना, 241 मैं भी बोल रहा हूँ होल्ड करना, 241 44 होल्ड करना, बस नाम समझ लो ऑपरेशन। मैंने उधर भी होल्ड कराया फ्रीजिंग ऑफ एसेट का, समझेंगे सर, कल समझेंगे आराम से। या आपने कोई ऑपरेशन के लिए एप्लीकेशन में डाल दिया ना कंपनी ने, अत्याचार हो रहा है सर हमारे पे, रुक जाओ सर, आप इन्वेस्टिगेशन रोक दो, पहले हम अपना अत्याचार सॉल्व करते हैं। नहीं भाई तुम हमें ना सस्पेंस करने जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है, देखो स्टॉप लिखा है इन दोनों के लिए और सस्पेंड लिखा है इसके लिए। इससे क्या होगा, कंपनी कुछ दिन के लिए बोलेगा इंस्पेक्टर सस्पेंड हो जाओ, हम क्या करें, हमारे ना ऑपरेशन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, प्लीज़ सर हम अपना मैटर सुझा लेते हैं, फिर आपको बुलाएंगे, अब तब इन्वेस्टिगेट करना। पागल समझ लिया इंस्पेक्टर को, तो इंस्पेक्टर बोला कि बाद में बुलाएंगे, इंस्पेक्टर को अच्छा तुमने बहुत कुछ गायब कर दिया हो कंपनी से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ कंपनी ने अपना एप्लीकेशन डाला हो ना ऑपरेशन वाला भी, और कंपनी बोले इंस्पेक्टर को सर हम अपना ना ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसके साथ अत्याचार हुआ है उसके हम सुनने वाले हैं, आप थोड़ा देर सर बैठ जाओ, थोड़ा देर आराम से 10-15 दिन रिलैक्स करो। इंस्पेक्टर बोलेगा भाई अभी कुछ नहीं, हमने अपॉइंट हुए हैं, हम पूरा खत्म करके जाएंगे यहाँ से, चाहे तुम हम ना रोक सकते हो, ना हमें पूरा रोक सकते हो, ना हमें थोड़े दिन के रोक सकते हो। अब हम नहीं रुकने वाले हैं सर, ना तुम SR पास करके वॉलंटरी वाइंड अप कर सकते हो, ना तुम IBC में कर सकते हो, ना तुम ऑपरेशन कर सकते हो। इफ सर इफ मान लो इफ वाइंडिंग अप order is passed by tribunal during investigation। मान लो इंस्पेक्टर था, कंपनी थी,
कंपनी ने क्या किया, एसआर पास किया और ट्राइब्यूनल को अपना इंटीमेशन दे दिया। ट्राइब्यूनल ने क्या किया, वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी दे दिया। सर अब सर वाइंडिंग अप का ऑर्डर ट्राइब्यूनल ने दे दिया सर। सर अब क्या ना सर, अब सर इंस्पेक्टर इन्फॉर्म करेगा। सर कौन सा इंस्पेक्टर इन्फॉर्म करेगा? मान लो ट्राइब्यूनल को नहीं पता, ट्राइब्यूनल को नहीं पता था। कंपनी ने क्या किया, जल्दी जल्दी क्या किया कंपनी ने, जगदीश ने एसआर पास किया, ट्राइब्यूनल दिया, ट्राइब्यूनल ने क्या किया, लो भाई वाइंडिंग अप। अब इंस्पेक्टर बोलेगा ट्राइब्यूनल इन्फॉर्म करेगा कि कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, आपने कैसे पास कर दिया वाइंडिंग अप ऑर्डर। ट्राइब्यूनल किसको इन्फॉर्म करेगा, इंस्पेक्टर किसको इन्फॉर्म करेगा, ट्राइब्यूनल को। अब ट्राइब्यूनल बोला अरे यार कंपनी धोखाबारी कर रही है, मतलब कंपनी पक्का फ्रॉड में है यार। ट्राइब्यूनल बोला कि कंपनी पूछा, ट्राइब्यूनल कंपनी तुमने बताया कि नहीं तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। कंपनी बोला सॉरी सर। ट्राइब्यूनल बोलेगा, ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा और वाइंडिंग अप ऑर्डर का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वाइंडिंग अप ऑर्डर को रिवोक कर लेगा। या अमेंड कर देगा। सिंपल देखो, कंपनी ने क्या किया, ट्राइब्यूनल को बताया नहीं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कंपनी ने एसआर पास किया और जल्दी वाइंडिंग अप दे दिया। ट्राइब्यूनल ने वाइंडिंग अप ऑर्डर ही पास कर दिया। अब वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करने से क्या बाइंडिंग है, क्या इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगा? भाई नहीं रुक सकता, मैंने क्या बोला, नहीं रुक सकता। अब इंस्पेक्टर बोलेगा, इंस्पेक्टर आएगा, इंस्पेक्टर बोलेगा ट्राइब्यूनल ये कैसे यार, तुमने वाइंडिंग ऑर्डर कैसे दे दिया? ट्राइब्यूनल बोलेगा यार कंपनी का एसआर पास किया, कंपनी सब कुछ सही थी। बोला कि ये इंस्पेक्टर बोलेगा यार हम इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। ट्राइब्यूनल बोलेगा हैं सही में? बोलेगा हाँ भाई। ये बोला रुको अभी हम अपना ऑर्डर अमेंड करते हैं। तो इंस्पेक्टर जाके इन्फॉर्म भी कर सकता है ट्राइब्यूनल को। क्या पता हो सके ट्राइब्यूनल को पता ही नहीं हो, मेंबर दिमाग लगा रहे हो, तो ये भी हो सकता है। तो सर क्या क्या हो सकता है सर? या तो वॉलंटरी वाइंड अप कंपनीज एक्ट में हो रहा हो, या वॉलंटरी वाइंड अप आईबीसी में हो रहा हो, या कंपनी ने ऑपरेशन के लिए एप्लीकेशन डाल दिया हो, कुछ भी हो रहा हो, या कंपनी ने या ट्राइब्यूनल ने वाइंडिंग ऑर्डर दे भी दिया हो। कंपनी ने एसआर पास किया तो भी, कंपनी ने ट्राइब्यूनल वाइंडिंग ऑर्डर दे दिया तो भी इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, उस वाइंडिंग ऑर्डर कोई वैल्यू नहीं रख सकता है। इंस्पेक्टर इन्फॉर्म करेगा वाइंडिंग ऑर्डर देने के बाद, भाई ट्राइब्यूनल तुम कैसे दे सकते हो यार, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तुम तो हमारे वाले हो यार, सीजी ट्राइब्यूनल तुम दोस्त हो यार, कैसे वापस रिवोक करो या अमेंड करो। ठीक है ट्राइब्यूनल करेगा। सही, ये था सेक्शन। ठीक है सर नेक्स्ट क्या है सर? आज खत्म कर लेते हैं सर, तो थोड़ा 10-20 मिनट लंबा जाएगा, टेंशन मत लो, चैप्टर खत्म है सर, यही है। थोड़ा 1.2 में देख लेना, 1.4 में देख लेना, जो भी देख लेना, बट आराम से ये 2 सीटिंग में देख लेना, बट खत्म कर लो सर इसको। अब छोटे सेक्शन है सर, देखो सेक्शन 227 सर, ये क्या है सर कि सर इसको कल रखें सर। देखो कल क्या करते हैं ना, कल स्टडी मैटर के साथ इसको ही कवर कर देते हैं। 227, 228, 229 क्यों इतना तेज बनाए? ठीक है कल इसको रखते हैं सर, 3 सेक्शन है, 10 मिनट काम है। ठीक है चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।